ठीक है, स्टार्ट करें फिर। आप भी नए वाले हो कि पुराने वाले हो? पुराने मतलब कल वाले, है ना? चलिए ठीक है। तो देखो, जो नए स्टूडेंट है 3-4 मैं उनको बता दूं कि हमेशा सब्जेक्ट को पढ़ा करो, खासतौर पे ज्योग्राफी को स्टेप बाय स्टेप। समझ गए ना? स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये है कि मैंने कल की क्लास के बारे में बता रहा हूं। जैसे मान लो आपको पढ़ना हो, भूकंप पढ़ना हो, मान लो अर्थक्वेक, बस 2 मिनट लगेगा। तो अर्थक्वेक आपको पढ़ना है और कोई नया स्टूडेंट है, तो जब तक उसको अर्थक्वेक के बारे में, मतलब जब तक उसको प्लेट्स के बारे में पता ना हो कि अर्थक्वेक कैसे आता है, प्लेटों के टकराने से आता है ना, बहुत सारी चीजों से आता है, या फॉल्ट से आता है, भ्रंश से आता है, और जब तक उसको प्लेट क्या होती है, स्थल मंडल क्या होता है, स्लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट मेंटल कोर क्या होता है, क्या तब तक वो भूकंप को बेहतर समझ सकता है? नहीं समझ सकता ना। तो इसी को कहते हैं सीक्वेंस, एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे आपको क्लाइमेट पढ़ना है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है कि मुझे भैया मानसून पढ़ना है, कोई कह रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है, मानसून पढ़ना है। तो मानसून पढ़ने से पहले उसको बादल क्या होता है, बारिश कैसे होती है, सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ऊपर हवाएं क्यों उठती हैं, ऊपर ही जाके संघनन या कंडेंसेशन क्यों होता है, ये जब सारी बेसिक बातें पता होंगी तब जाके वो क्या पढ़ेगा, मानसून पढ़ेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? तो ये वाली जो बेसिक क्लास है आपको, इसमें सब चीजें आपको बताई जाएंगी। और एडवांस क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, होगा वो भी यहीं पे, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा डायमेंशंस में क्लियर करते हैं। जैसे मानसून को हम जोड़ देंगे कि भैया मानसून जब इफेक्ट करता है तो एल नीनो से इफेक्ट करता है, तो कैसे इफेक्ट करता है कि नहीं है? जैसे मैंने कल एग्जांपल भी दिया था आपको कि अगर हम कहेंगे कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, कैसे बनता है, ये बेसिक में हमें पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अगर और इसमें फैलाव कर दें कि मैंने कहा था कि क्यों जहां पर ठंडी जलधाराएं होती हैं, कोल्ड करंट्स, ठंडी जलधाराएं जो होती है ना, समुद्री जलधाराएं, वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैसे प्रभावित करती हैं, या ITCZ एक नाम होता है, ITCZ, वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैसे प्रभावित करता है, या जेट स्ट्रीम से उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे प्रभावित होते हैं, ये सब कहां पे पढ़ाया जाएगा, एडवांस में। अंतर समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप इस क्लास में बैठे हो तो क्यों बैठे हो, क्या तरीका है। तो कहने का मतलब है लगभग 70% तो आप यहीं सीख जाओगे सारा, खाली एक्स्ट्रा जो है वो कहां सीखना है, हाँ ये होता है। लेकिन पूरा ना इसको छोड़ दोगे तो वो नहीं पढ़ पाओगे, खाली ये पढ़ दिया वो नहीं पढ़ा तो भी काम नहीं चलेगा, चीजें दोनों आएंगी। क्लियर है? समझ गए ना बात? तो वहां पे बाकी रिसेप्शन में आपको बताया गया होगा ये, चलो ठीक है। तो आज हमारा जो पहला चीज है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो क्या है, दूसरा चैप्टर है हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी हिंदी में क्या कहेंगे उसको, प्लेट विवर्तने की। ठीक है? और स्टार्टिंग की जो क्लास है ना आपकी, जितनी भी क्लास होंगी इसमें ध्यान रखना, मेरा एक ही मकसद होता है इसमें, क्या, कैसे पढ़ना है। सीधा सा फंडा क्या है, कैसे पढ़ना है। अगर आप कोचिंग करने आए हो तो इसका सीधा मतलब है कि आपको नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, सीधा सा मतलब है। और क्या पढ़ना है ये भी आपको पूरे तरीके से पता नहीं तो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ये सब किताब से ही तो पढ़ा रहा हूं आपको, है कि नहीं? कोई अपने घर से तो नहीं ला रहा अपना बना के, वो तो आप भी पढ़ सकते हो खुद से। तो प्लेट विवर्तने की, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये बताओ, जब भी चीज हम कोई चीज पढ़ते, ध्यान दो इस बारे में, स्टार्टिंग है बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं। जब भी चीज कोई चीज आपकी लिखी रहती है प्लेट विवर्तने की हमने लिखा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हाँ, कि इसका मतलब क्या है। सीधा प्लेट का मतलब क्या है, विवर्तनिकी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही वार होना चाहिए हमारा कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है। समझ गए ना? दूसरा, उसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके हिसाब से, है ना? अब आप लोग जैसे यूपीएससी की तैयारी वाले हो, पीसीएस का एग्जाम देना है आपको, यूपीएससी देना है, दोनों देने, तो आपको उस लिहाज से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना होगा आपको, तब जाके पढ़ाई होती है। नॉर्मल पढ़ाई कैसे होती है, हम सीधे सीधे पढ़ते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं बीए कर रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर हम ध्यान रखते हैं इतना, उतना ध्यान नहीं रखते, क्योंकि वहां पे पार्ट्स में बटा होता है, बीए फर्स्ट ईयर में इतना ही आएगा, बीए फाइनल में इतना ही आएगा। अब यहां ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर हम दन दनादन पढ़ते हैं।
और वहां पर लिखने वाला होता है, यहाँ पर अलग होता है, ऑब्जेक्टिव है फिलहाल, ये जीएस वाला है ना, तो थोड़ा सा फर्क है। तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधी बात। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, देखो अगर मैं कल की क्लास, इसका पिछली क्लास से रिलेशन है, मैं इसलिए कह रहा हूं, कल मैंने आपसे बात बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ाया था मैंने आपको, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वहीं से प्लेट बनेगी। तो मैंने कहा था आपसे कि कल की लास्ट क्लास है, पृथ्वी के कितने हिस्से होते हैं, कल की क्लास का है 3, पृथ्वी के कितने हिस्से होते हैं 3। सबसे बाहर का हिस्से को क्या बताया था, क्रस्ट, उसके अंदर मेंटल, उसके अंदर कोर। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको स्टार्टिंग में, किसका, अंडे का, एग का दिया था ना। मान लो ये अंडा है, देखो ये अंडा है सिंपल वाला, अंडे का जो बाहरी हिस्सा है वो क्या है, क्रस्ट, क्लियर हो गया। अंदरूनी हिस्सा जो सफेद वाला है वो क्या है, मेंटल, ये कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं इसको। और उसके अंदर जो गोला होता है वो क्या है, कोर, क्लियर है। अब ये पुराने स्टूडेंट है थोड़े से, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना पड़ रहा है मुझे, है ना। ये इस बोर्ड का यही फायदा है, क्लियर है। इसमें क्या कह रहा है, ये जो बाहर का हिस्सा है जहां पे हम हैं, ये क्या है, क्रस्ट, जिसमें महाद्वीप भी है, कॉन्टिनेंट भी है, ओशंस भी है, ये क्रस्ट है। उसके अंदर वाला जो लाल वाला वो क्या है, मेंटल है, जहां से लावा सावा आता है, कल बताया था मैंने। और जो भी क्लास ऑनलाइन इसको देख रहे हो तो पुरानी वीडियो जरूर देख लें, ठीक। और ये क्या है, कोर। कोर के 2 हिस्से मैंने कल बताए थे आपको, पूरा पढ़ा चुका हूं मैं इसको, ये आंतरिक कोर, ये वायु कोर, इनर कोर, आउटर कोर, बताया था नहीं बताया था, कल बताया था। चलिए ठीक है, इसी चीज को मैंने ऐसे भी बताया था आपको। ये हो गया, ये बाहरी हिस्सा, ये मेंटल, ये इनर कोर। अब ये बताओ, कल मैंने एक वर्ड यूज किया था, कल वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, लिथोस्फीयर क्या होता है, स्थल मंडल क्या था, लिथोस्फीयर स्थल मंडल। हाँ, कल मैंने कहा था स्थल मंडल मतलब किस फॉर्म में होगा, सॉलिड, सॉलिड होगा नहीं होगा, यानी पृथ्वी का वो ऊपरी हिस्सा जो सॉलिड फॉर्म में है, जो ठोस है, वो क्या है, स्थल मंडल है। अब मैंने कल क्या कहा था आपसे, देखो इसमें से कौन सा है, चलो इसी को देखते हैं। ये जो बाहरी हिस्सा है जहां पे हम है, ये येलो वाले को देख लो आप, ये ठोस है कि नहीं है, जिसमें है। अब जो क्रस्ट का हिस्सा है वो भी सॉलिड है, और जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है, जो इसको आप येलो येलो वाला देख रहे हो ना, ये इसका आप कह सकते हो यहां तक वाला ऊपरी वाला हिस्सा वो भी क्या है, सॉलिड है। और अंदर की ओर वो चिपचिप या प्लास्टिक वाला है, क्योंकि मैग्मा है नीचे। 100 किलोमीटर के बाद जो नीचे की चट्टानें हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहां पर क्या है, प्लास्टिक अवस्था में है, कल मैंने बताया था आपको। तो ये वाला हिस्सा प्लास्टिक अवस्था में, इधर वाला ध्यान दो, लेकिन इधर वाला हिस्सा क्या है, सॉलिड है। तो क्रस्ट का कुछ हिस्सा और मेंटल का ऊपरी हिस्सा, जो लगभग टोटल मिला के कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर है, उसी को मैंने क्या कहा था, स्थल मंडल कहा था कि नहीं कहा था, कल की बात है, बता दें। अब इसको इसी में, इसको बहुत बढ़िया से समझ लो आप, यही मेन चीज है। यानी जो मेंटल का कुछ हिस्सा, आप इसको लगा सकते हो, मेंटल का लगभग इतना हिस्सा, मान लो ये ठोस है एकदम सॉलिड, और क्रस्ट का हिस्सा, और बाकी अंदर को फिर गर्मी से चट्टाने थोड़ी प्लास्टिक हो जाती, मोटा मोटा। इसी को हमने क्या कहा, लिथोस्फीयर। इसको क्या कहा, लिथोस्फीयर। अब यहां पे मुद्दा आता है कि प्लेट क्या है। अब क्वेश्चन है प्लेट, तो प्लेट्स क्या है। अगर मैं प्लेट को ऐसे लिख दूं, अगर मैं प्लेट को यहां पे लिख दूं, ये पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ आप। यानी प्लेट जो है वो स्थल मंडल के क्या हैं, भाग हैं। यानी अगर स्थल मंडल टूट जाए अलग अलग टुकड़ों में, 100 किलोमीटर, 80 से 100 किलोमीटर मोटा हिस्सा जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है सॉलिड, अगर उसके हम अलग अलग टुकड़े कर दें, हमने नहीं किया, मतलब नेचर ने किए, तो वही अलग अलग पीसेस, वही अलग अलग टुकड़े क्या कहलाएंगे। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्लेट, प्लेट क्या है, तो आप क्या कहोगे, स्थल मंडल कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, और वही अलग अलग हिस्से क्या कहलाएंगे, प्लेट्स। अब लिथोस्फीयर बटा हुआ है, तो लिथोस्फीयर में क्या क्या आ रहा है, क्रस्ट और अपर मेंटल। अब जो कल स्टूडेंट आए थे, अब उनको एकदम क्लियर कट स्क्रीन दिमाग में है कि नहीं है फिल्टर, क्योंकि मैं कल पढ़ा चुका हूं 3 घंटे। अब जो नए स्टूडेंट है, हालांकि उनको भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत आ गया होगा, है ना, क्योंकि मैं पूरा तो रिपीट नहीं कर सकता इस समय। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने का तरीका आपको आना चाहिए, कि भैया मुझे ये चीज पढ़नी, तो इससे पहले क्या पढ़ना है।
अब ये बात कहां पता चलेगी? ये खाली कोचिंग में पता चलेगी। भले ही आप दुनिया में कोई कुछ कह दे, क्या कि मैं बिना कोचिंग के एग्जाम निकाल दूंगा, ऐसा निकाल दूंगा, वो कर दूंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अब कोचिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसे देके कोचिंग करो या टीचर से ही पढ़ो। अगर आपको समझाने वाला आपका भाई है, आपका दोस्त है, कोई मिल गया, तो वो भी तो टीचर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे दो, लेकिन ऐसे कहां मिलते हैं, बात समझ आएगी नहीं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं दिल तोड़ के हमने कहीं कोचिंग नहीं करी, हमें कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने सेल्फ स्टडी की, उनके पीछे उनसे पूछो पेट से सीख के आया था क्या? कुछ बनने के बाद तो कुछ भी बोल दो आप, किसी ने तो जरूर सिखाया होगा, नहीं ऐसा? उसेन बोल्ट दुनिया में सबसे तेज दौड़ता है, मेरे पीछे कितना ऐसे देखता हो, देख लो कितनी छिछोरी हरकत करता है। कभी कभी देखा होगा उसेन बोल्ट जब 100 मीटर दौड़ता है, आदमी जान लगाए पड़ा है, वो क्या देखता है? क्या तो उसको देखता है मीटर को, क्या रिकॉर्ड बनना नहीं बनना मेरा। कई बार देखा है मैंने उसे, ऐसे देखता कि रिकॉर्ड बनना नहीं बनना, या देखेगा अच्छा पीछे है अभी बहुत, मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा है किसी को। उसका भी कोच है, उसका भी कोच है कि नहीं है? और भगवानों के भी कोच होते हैं। आप सोचो कि बड़े बड़े भगवान, उनके भी गुरु होंगे कोई ना कोई, है कि नहीं है भाई? अर्जुन का भी कोई गुरु था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका गुरु मैं हूं, मैं ये इस बात में कोई तो होगा ही, पड़ोसी फिर भी होगा यार, है कि नहीं? कोई एक नहीं, बहुत सारे गुरु हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कौन सी चीज पढ़नी है और उससे पहले क्या पढ़ना है, यह चीज आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप पढ़ते रह जाओगे, कंफ्यूज होते रह जाओगे, बात नहीं बनेगी। समझ गए ना बात? तो अब देखो, अब मैंने अंडे का बढ़िया एग्जाम्पल क्यों दिया, अब आप भावनाओं को समझ गए। अब ये बताओ, जब आप अंडा है, देखो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके, ये है अंडा, बॉयल के कच्चा? नहीं, कच्चे की कोई वो नहीं है, बॉयल अंडा। बॉयल अंडा बताया था ना अभी थोड़ी देर में। अब बॉयल अंडा है, और बॉयल अंडा उतना बॉयल नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा, मतलब आपको जल्दी जल्दी, आपने कहा जल्दी जल्दी दे दो यार मुझे वो वाला। तो जब आप बॉयल, उतना पूरा अंडा से ठंडा नहीं किया, मतलब कई बार क्या होता है ना, बाहर वाला छिलका एकदम निकल जाता है, कई बार बाहर वाले छिलके के साथ अंदर वाला कुछ सफेद सफेद चिपका रहता है, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा चिपक जाता हो। अब मेरी भावनाओं को समझ गए आप। अंडा है, अंडा फुली बॉइल्ड नहीं है, थोड़ा अधकच्चा जैसा है, यानी अंदर का उसका वो बन चुका है, पीला वाला वो ठोस हो चुका है। उसके बाहर वाला सफेद वाला, ये वाला, ये भी बढ़िया हो चुका है, सफेद सफेद वाला, मतलब इतना ये हो चुका है। लेकिन जब पूरा वो पका नहीं होगा ना, तो जब आप उसको ऐसे फोड़ोगे, आपने हाथ में ऐसे किया अंडे को, तो क्या होगा? क्रैक्स आएंगे नहीं आएंगे? उसमें अलग अलग क्रैक आ जाते हैं। तो बाहर की जो क्रस्ट है उसमें क्या आ गए? क्रैक आ गए, वो कई टुकड़ों में बट गया वो, समझ गए ना? लेकिन जब आप उसको निकालोगे, ऐसे खींचोगे उसको, तो आपको लगेगा, क्या लगेगा कि यार जो बाहर का जो वो वाला था, सफेद वाला अंडा था, वो तो निकल गया, साथ में कुछ क्या चिपका हुआ निकल गया, वो सफेद वाला भी निकल गया, उसमें हल्की हल्की जली टाइप की निकलती नहीं निकलती, जो ठोस नहीं होता। अब मेरी बात समझ गए ना? वो जो सफेद वाली जली है वो किसकी है? वो बाहर के जो खाली छिक्कल होता है उसकी है, छिलका की अंदर वाले की है? वो क्या है? मेंटल का कौन सा हिस्सा? अब बात मेरी समझ में आएगी नहीं? तो उसको मान लो मेंटल का ऊपरी हिस्सा जो लाल वाला है ये, और इसको ले लो क्या? क्रस्ट। तो वही अंडे को, कभी भी आप अंडा खाओ, अंडे को ऐसे फोड़ो, अगर उसमें ऐसे ऐसे क्रैक्स निशान हो जाए, तो समझ लेना लिथोस्फीयर क्या हो गया, कई सारे हिस्सों में टूट गया है। और उनमें से एक छिलका जिसमें अंदर का कुछ मिला हुआ होगा, वो क्या है? वो प्लेट है। बात क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा बताओ, जब आप ये पूरे जो ज्योग्राफी है ना, वो अंडे पे टिकी हुई है, मैं बता रहा हूं आपको। अब क्या करो, जैसे छिलके को निकाल दिया आपने, अंदर का भी चिपका हुआ है उस पे, तो अंडे को भी निकाल दिया, बाहर का छिलका भी निकाल दिया, तो ये बताओ जब आप निकालते हो उसको, पूरा निकल जाता है कि उधर उधर फिसलता भी है? वो नहीं फिसलता। फिसलने का मतलब क्या है? अब ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल इधर से उधर जा रहा है, झूल रहा है। जब आप निकालते हो छिलके को, एक छिलका दूसरे के ऊपर या पूरा ऐसे निकल जाता है कि कई बार इधर उधर से एक दूसरे पे टकराते भी हैं, है ना? ऐसा थोड़ी कि आपने निकाला ऐसे ऐसे करके निकाल दे रहे हो, ऐसे तो नहीं होता ना। कई बार आप निकालते हो, पूरा नहीं निकल के दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहा हो। यानी प्लेटें ऊपर में क्या करती हैं? मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह को क्या करती हैं? समझ गए ना? समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। कोई डाउट?
प्लेट समझ में आ गई ना। अब जो अंडा और उसके नीचे जो चिपका हुआ थोड़ा सा, उसके अंदर गर्मी है कि ठंडा है? गर्मी है। तो ये समझ लो कि इसके अंदर अब टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, और अंदर अंदर जैसे अंडे का बिल्कुल अंदर वाला खाओगे तो और गर्मी होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आई ना? क्लियर है? चलिए ठीक है। आप कल आए थे कि आज ही आ रहे हो? अच्छा, पहली क्लास है आपकी, ठीक है। चलो मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा रहा हूं यहां पे। तो इससे पहले मेरी क्लास हो चुकी है क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में। थोड़ा बहुत पता है आपको उसके बारे में कि बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है? अच्छा, थोड़ा सा लेट हो गया आप, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने कल पढ़ाया उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैं कह रहा था कि प्लेट्स क्या होती हैं। प्लेट्स, तो प्लेट्स का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल, जो पृथ्वी का जो सॉलिड पार्ट है, जो पृथ्वी का ठोस हिस्सा है, उसी ठोस हिस्से के अगर हम अलग अलग टुकड़े कर दें तो वही क्या है? प्लेट है। समझ गए ना। और टेक्टोनिक का मतलब क्या हुआ? टेक्टोनिक का मतलब होता है बिल्डिंग, यानी निर्माण करना, है कि नहीं है? अब इसका पूरा मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे, इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है, जैसे आपने कहा कि भैया कहीं पर अर्थक्वेक आया, ऐसा आया, कोई डिस्कस चल रही, आपने कहा कि प्लेट्स के टकराने से ऐसा ऐसा होता है, या आप मान लो बिहार के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, यूपी के कहीं के हैं, वहां पर अर्थक्वेक आया, तो उस चर्चा हो सकती है इंटरव्यू में, होता ना ऐसा। लेकिन जब आपने कहा कि प्लेट प्लेट के, वहीं से वो पकड़ लेगा आपको कि भैया प्लेट क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है। तो प्लेट क्या होती है तो समझ में आ गया ना आपके। यानी जो पृथ्वी का ऊपरी सॉलिड हिस्सा है, ठोस है, उसके अलग अलग हिस्सों को किस में बांटा गया है? प्लेट्स में, पहली बात। और अगर प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है अगर ये पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल है, मेरी लैंग्वेज में स्टडी ऑफ प्लेट्स, यानी प्लेटों का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में किया जाएगा, या जिस एरिया जो होगा उसका जिसमें प्लेटों का अध्ययन किया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? प्लेट टेक्टोनिक्स। स्टडी ऑफ प्लेट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक। क्लियर समझ में आई ना। अब स्टडी क्या होगी? मैंने क्या कहा, प्लेट क्या है, प्लेट कैसे कैसे मूव करती हैं। आप कहते हो ना कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा गई तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, बोलते हैं वैसा। तो प्लेटें कैसे टकराती हैं, प्लेट कैसे बनती हैं, प्लेटों को मूव कराने वाला कौन सा फोर्स है, प्लेटों को टकराने के बाद ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, वोल्केनो या माउंटेन बिल्डिंग, जो भी आप कह रहे हो, ये कैसे बनती हैं, क्या बनता है, इन सब की स्टडी जिसमें की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये बताओ, ये एग्जाम में आएगा क्या? प्लेट विवर्तन की क्या कभी आएगा? आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ? कभी नहीं आएगा ये। नहीं, नहीं देखो, मैं भी ना खुद स्टूडेंट रहा हूं, हालांकि टीचर स्टूडेंट ही रहा होता है, मैं इसलिए कह रहा हूं, हम हमेशा क्या ले लेते हैं? क्या आप लोगों को मेरी आदत नहीं हुई है अभी, कभी एक ही दिन हुआ, ये क्या है? लोड ले लेते हैं हम। लोड नहीं लेना है। जैसे आप लोड ले रहे हो क्योंकि आपको कभी कभी नींद आ जा रही है, लोड मत लिया करो बिल्कुल। लोड का मतलब क्या है? हर चीज को यह मत सोचा करो कि एग्जाम में आने वाली है, पहली बात। और हर चीज को यह मत सोचा करो कि यार ये मुझसे पूछेगा तो मैं क्या आंसर दूंगा। मैंने कल भी आपसे बताया था, ऑप्शन तो देगा ना वो। जैसे आपसे कहेगा वो प्लेट क्या होती है, बंदूक थोड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे, बता भाई प्लेट क्या होती है। आपने कहा प्लेट प्लेट में तो भूल गया, भूलने वाली बात नहीं है। आप क्या कहोगे उससे? ऑप्शन दो भैया, उसमें से सबसे बढ़िया जो होगा उसका आंसर दूंगा मैं। जब आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन सही से नहीं लगेगा, तो लोड लेना ही क्यों है? एक कहावत है, उसको वैसे मत लेना, जैसे बहुत पुरानी है। जैसे पूछा जाए किसी से कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो यूपीएससी का स्टूडेंट क्या आपको कहता है? ऑप्शन दो। आदत हो जाती है ना उसको। जैसे कहा जाए कि पिताजी का नाम बताओ, ऑप्शन दो, मतलब बेहोश है वो कुछ भी चीज ऐसी नहीं बताएगा जो अपने मन से बताए, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में ना हो। बात समझ आएगी ना। जैसे मैंने कहा पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड प्लेट, मतलब स्थल मंडल के भागों को प्लेट कहते हैं। आंसर सही है गलत है? आंसर सही है। लेकिन मैं कहूं कि पार्ट ऑफ क्रस्ट भूपरपटी जो होती है उसके अलग अलग टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है, गलत है या आंसर सही है? ये भी तो सही है भाई, नहीं है? ये मेरे शरीर के अलग अलग टुकड़े हैं, ठीक हो गया। ये मेरे हाथ का टुकड़ा है, गलत है सही है? चीज तो एक ही है, उसको गलत कैसे कहते हो कि ये मेरे हाथ का टुकड़ा है, ये मेरे शरीर के टुकड़े? चीज तो एक ही है ना। तो आपसे तब तक आंसर नहीं देना है जब तक
क्या ना मिल जाए, ऑप्शन। यही तो खास बात है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा ऑप्शन दो, जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऑप्शन दो। मैं वैसा नहीं कह रहा हूं, वो तो पता ही होता है सभी को। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो, ये आपको मोटिवेट करेगा कि हमें अपने मन से रटना कुछ नहीं है। सामने ऑप्शन आएगा, हमने पढ़ा होगा तो हम सही निशाना मार देंगे। दिक्कत यही होती है कि हमें लगता है कि सब याद करना है। अरे कौन याद कर लेगा यार सब, ये बताओ। मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन के 10 आंसर बता दूंगा, अभी और बता दूंगा मैं, अभी थोड़ी देर में आपको। प्लेट क्या होती है, मैं 10 तरीके से अलग अलग डिफाइन कर सकता हूं प्लेट क्या होती है, और उसी टाइप से क्वेश्चन बना दूंगा उसको। स्टूडेंट एक ही रट के गया है, लिथोस्फीयर के हिस्से को प्लेट कहते हैं, वहीं बेहोश हो जाएगा वो, फिर मान लो नहीं आया वो ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? तो लिख लो आप, हालांकि ये मिल भी जाएगा आपको। अपने आप खुद भी लिखा करो। मैंने क्या कहा, अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो सबसे मेन है मेंस। मेन चीज क्या है, मेंस में कैसे लिखना है। और वो नोट्स बनाने की जो आदत है आपकी, वो कहां से बनेगी, यहीं से बनेगी। किसी ने ऐसा है कोई स्टूडेंट जिसने 3-4 लाइन लिख दिया हो खुद से, कोई ऐसा खूंखार जिसने 3-4 लाइन कुछ भी लिखा हो, लिख दिया आपने, दिखाओ, ऐसे दिखा दो। नहीं नहीं नहीं, यहां पर जो मैं, अच्छा हाँ हाँ, ना वो तो ठीक है। 3-4 लाइन मतलब जैसे मैंने कहा पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, ऐसे फटाफट साइड से। हाँ बिल्कुल सही बात, ये आदत डाला करो। मैंने आपको 3 लाइन बताई, किसी ने उसको एक्सप्लेन करके कितनी लाइन लिख दिया, 5 लाइन। तो समझो इसका मतलब उसकी आदत है क्या, लिखने की। तो मेंस में वो दावा ठोक देगा अपना। अब किसी की कलम ही नहीं चलती, इधर से कोई विचार बनता है, इधर से निकल जा रहा है, नाक से अनुलोम विलोम हो जा रहा है उसका। मेन चीज क्या है, मेंस है ना। लिखने की आदत डालो तो आप लिख सकते हो क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्थल मंडल कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। जैसे मैंने कहा ना आप कैसे लिख सकते हो करके, अब मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूं, स्थल मंडल कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, इन छोटे छोटे भागों को ही प्लेट कहा जाता है। बात तो एक ही है ना। आप लिख सकते हो लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू so many small pieces या so many pieces, each pieces are called plate tectonic plates। कैसे भी लिख सकते हो यार, लिखा खुद करो। क्योंकि ये मेंस की क्लास नहीं है, ये किसकी है, प्री वाली। लेकिन मैं आपको बता दोनों तरीके से रहा हूं, क्लियर हो गया ना। अब गलत थोड़ी लिख दोगे यार, मैथ्स में होता है सवाल गलत हो गया मेरा, इसमें गलत क्या लिख दोगे आप, गलत कुछ नहीं लिखा जाता। ठीक है, और ये भी लिख दो, स्टडी ऑफ प्लेट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक। समझ गए ना, प्लेटों का अध्ययन प्लेट विवर्तनिकी है। प्लेटों का अध्ययन प्लेट विवर्तनिकी है। अब प्लेट का स्टडी क्या होगा, प्लेटें कैसे मूव करती हैं, क्या करती हैं, इन सबको हम किस में मनाते हैं, प्लेट में। चलिए ठीक है, अब देखो एक डायग्राम और बना देता हूं मैं आपका, सारा खेल ही डायग्राम का है और कुछ नहीं है इसमें। खेल क्या है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा क्या होगा, दिमाग में आएगा। जैसे मैं कितनी बार बना दिया मैंने ये डायग्राम कल से, कई बार बना दिया ना। तो आपने भी 3-4 बार बना दिया तो मजा आ जाएगा। और आपको आप खुद से अंदाजा लगाओ कि ये क्या है। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई भाई, कल नहीं थी। ये इस पे दिखेगा नहीं है, ये क्या है, ये ओशन है, ये पानी है। और ये क्या है भाई साहब, कॉन्टिनेंट। ये महाद्वीप है कि नहीं है, ये महाद्वीप है, वो महासागर है। आप कहां पे खड़े रहते हो, महाद्वीपों के ऊपर रहते हो। क्लियर कट, अच्छा चलिए ठीक है। और ये बताओ पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, इसको हमने क्या बोला था भाई कल, क्रस्ट। और हिंदी में क्या नाम था इसका, भूपर्पटी, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों होने चाहिए नाम में। मैंने कल भी कहा था आपसे, कई बार भूपर्पटी लिखा हुआ नहीं आता है, ये भूपर्पटी है। ठीक हो गया। इसके नीचे वाला हिस्सा बताओ क्या बताया था मैंने कल, मेंटल। इसके नीचे वाला, हाँ तो ये तो था मेंटल। मेंटल को अंग्रेजी हिंदी मेंटल ही कहते हैं। इसको कहते हैं बाह्य कोर। अब ये कैसे होता है क्या होता है मैंने सब कल बताया हुआ आपको। और सबसे नीचे वाले को कहते हैं इनर कोर। इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य कोर और इसको नीचे वाले को कहते हैं आंतरिक कोर। और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, ध्यान रखना।
या पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा। यहां पर सारा खेल किसका है? डायग्राम का। अकबर की फोटो थोड़ी बनाएंगे हम इसमें, समझ गए ना। कई लोग कहते हैं कि सर आपने ये नहीं लिखा है कि पृथ्वी के सबसे अंदरूनी हिस्से को आंतरिक कोर कहते हैं। अगर ऐसा कोई टीचर लिखा दे कि पृथ्वी के सबसे अंदरूनी हिस्से को आंतरिक कोर कह रहे हैं, तो दो जूता जो है टीचर खाने लायक है और स्टूडेंट तो फिर महामानव है। कितना गंदा लग रहेगा वो, पृथ्वी के सबसे आंतरिक हिस्से को आंतरिक कोर कहते हैं। अरे भाई नाम ही उसका इनर कोर है, तो कहेंगे ही यार वो क्यों समय बर्बाद कर रहे हो तुम, वैसे ही समय कम है और दिख ही रहा है वो सबसे नीचे है, वो क्यों लिखाना है? कौन कितना किलोमीटर है सब कल बता रखा मैंने आपको, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ इसमें मेंटल का ऊपरी हिस्सा कौन सा है? ये वाला होगा कि नहीं होगा? अब देखो प्लेट क्या है इसमें, इसके हिसाब से बिल्कुल क्लियर कट आ जाना चाहिए। ये यहां से ऊपर को मेंटल का ऊपरी हिस्सा होगा कि नहीं होगा? यहां से ऊपर को मेंटल का ऊपरी हिस्सा होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं वैसे? हाँ इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं कि नहीं कहे? स्थल मंडल। ये किस फॉर्म में? हाँ तो इसको मैं अगर ये कह रहा हूं, देखो अब इस पे कुछ नहीं है, अब ये डायग्राम के थ्रू भी इसको समझ गए। ये क्या है? लिथोस्फीयर, यानी इसको हम कहते हैं क्या? स्थल मंडल। क्लियर हो गया। और इसी स्थल मंडल के जो टुकड़े हैं ये अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाए, मान लो इतना टुकड़ा, ऐसे टुकड़ा, ऐसे टुकड़ा, तो वो क्या हो जाएगा? प्लेट्स। आपके समझ में आई नहीं आई बात? वो थोड़ा सा कल नहीं थे ना, मैं पूरा इसको पढ़ा चुका हूं। तो इसके जो पार्ट हैं, लिथोस्फीयर के जो पार्ट्स हैं वही क्या है? प्लेट। इसके जो भाग है वो क्या है? इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो मेंटल और अच्छा दूसरा, इसकी जो मोटाई होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी होगी प्लेट्स की, तो आप कहोगे लगभग 80 से 100 किलोमीटर। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितना होगा, 80 से 100। अब भावना को समझो, यहां पे कितनी होगी? कम। यहां पे कितनी होगी? मैंने कल बताया था। तो ये बताओ महासागरों के नीचे, ओशंस के नीचे, डायग्राम बाद में बताना कोई बात नहीं, महासागरों के नीचे प्लेट होती कि नहीं होती? होती है। इस ये महासागर है, ओशन है, इसके नीचे वाली प्लेट है और महाद्वीपों के नीचे भी होती है। इसको क्या कहोगे? महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्लियर है? इसको क्या कहोगे? महासागरीय ओशनिक प्लेट। कितने प्रकार की प्लेटें हुई? 2, महाद्वीपीय और महासागरीय। हालांकि दोनों, कोई भी प्लेट दोनों मिक्स होती है, बल्कि खाली नाम का तरीका है कि महासागर के नीचे है तो महासागरीय और महाद्वीप के नीचे तो महाद्वीपीय। थिकनेस, मोटाई किसकी ज्यादा? महाद्वीप। डायग्राम से यही फायदा होता है, लिखाता नहीं हूं मैं इसीलिए, क्योंकि लिखाने वाली क्या चीज है इसमें यार। तो महाद्वीप की मोटाई ज्यादा, हालांकि उसको पीडीएफ सीडीएफ दे दिया जाएगा आपको, और महासागर की कम होती है। क्वेश्चन मेरा आपसे, अब मुझे दुख होगा अगर आपने आंसर नहीं दिया तो, क्योंकि कल मैंने पूछा था। ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? महासागरीय प्लेट की घनत्व डेंसिटी ज्यादा होगी ओशनिक प्लेट की, कि महाद्वीपीय की ज्यादा होगी? हाँ है कि नहीं है? इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा, और इसकी क्या होगी? आपने कई बार सुना होगा कि वही चीज है जो कल पढ़ाया था, महाद्वीप हल्के पदार्थों के बने होते हैं, पढ़ा ना, और महासागर के नीचे जो प्लेट होती भारी। ऐसा क्यों है? मैंने एग्जांपल दिया था आपको कल, कौन सा वाला? हाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये वाले हिस्से को सोचो 1 किलो कॉटन है, जैसे मेरा हाथ मान लो ये कॉटन है, ये 1 किलो कॉटन है, ठीक है, और ये किताब है या कुछ भी ले लेते हैं, ये है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, मान लो ये 1 किलो का है, ये भी 1 किलो का है। ज्यादा डेंस कौन होगा? ग्लास होगा कि नहीं होगा? और इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। क्यों? पूरी पृथ्वी में मैंने कल भी कहा था एक आइसोस्टेसी, समस्थिति या इक्विलिब्रियम कह सकते हो, या एक संतुलन या बैलेंस है कि नहीं है? अगर पृथ्वी में कोई हिस्सा ज्यादा भारी और कोई हिस्सा कम भारी हो जाए तो असंतुलन नहीं हो जाएगा पैदा? जैसे कहते हैं कि नेचर अपने आप को बैलेंस करता है। अब ऐसा नहीं कि ससुराल से घर आए तो बैलेंस हो गए, ऐसा नहीं है। इसमें लाखों हजारों करोड़ों साल लग सकते हैं। होता कि नहीं होता ऐसा? यानी ये क्रियाएं बहुत आराम से होती, स्लो रेट से। बैलेंस अभी हो भी सकता है, 10,000 साल बाद भी हो सकता है, 2 लाख साल बाद भी हो सकता है, लेकिन बैलेंस होगा। यानी मोटा मोटा इसका वेट और इधर का वेट लगभग क्या होगा? बराबर होगा। तो वही चीज आ गई, इसमें 1 किलो कॉटन भरा हुआ है और 1 किलो इसमें बुक, 1 किलो की बुक कह सकते हो आप। क्लियर है कि नहीं है? हाँ लोहा कह सकते हो, कुछ भी।
तो अब यहां से हमारे कई चीजें बन गई। क्या क्या बन गई? अगर मैं यहां पे लिखूं महाद्वीपीय प्लेट, है ना, इसको मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं सीपी। सीपी का मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट, है कि नहीं है? इसकी जो मोटाई है वो ज्यादा या कम? ज्यादा। किससे? महासागरीय प्लेट से, ओपी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दूसरा मैं यहां पर और लिख दूं एंड करके, क्या लिखूं? अगर मैं बात करूं कि इसकी डेंसिटी की, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है? अगर मैं घनत्व की बात करूं, अगर मैं घनत्व लिख दूं कि ओसी, ओसी बोले तो ओसनिक, ओवी, ओसी नहीं, ओपी। ओसनिक प्लेट जो है यानी महासागरीय प्लेट की जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो ज्यादा है, इज ग्रेटर देन क्या? कॉन्टिनेंटल प्लेट। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? क्लियर है ना इतना? अब ये बताओ, ये चीजें रटने वाली है कि समझने वाली है? समझने वाली है ना? अगर इन्हीं चीजों को हम रटने लगेंगे किताब से तो अनर्थ हो जाएगा। और एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी बच्चों की किताब है ना? हाँ, लेकिन क्लाइमेट बहुत अच्छा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये थोड़ा कम दिया हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं कि एनसीईआरटी बेकार है, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, उसमें ना एक एक लाइन में बहुत ज्यादा चीजें दी हुई हैं। अच्छा, और दूसरा एक चीज मैं ये भी बताऊं आपको, ये लिखते रहो आप। जिसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है, इसको आप बना सकते हो। सब्जेक्ट सब्जेक्ट का क्या फर्क पड़ता है? हिस्ट्री की एनसीईआरटी कितने लोगों ने पढ़ी है? इतिहास की पढ़ी किसी ने? आपने पढ़ी है? कौन सी वाली? 9th और 10th? ये आपसे किसी टीचर ने कहा कि खुद ही पढ़ी? अच्छा, चलिए ठीक है। फिर जैसे अब आपने पढ़ी ना 9th 10th की पढ़ी, फिर 10th 11th 12th, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगी? हाँ, ज्यादा हो जाएंगी। देखो, हर उसका ना एनसीईआरटी का अलग अलग हिसाब है। हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, 3 एनसीईआरटी आती है उसमें, एक एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न एंड मेडिवल। समझ गए ना? उनके राइटर भी पुरानी वाली अलग अलग हैं, तो मार्केट में आप कहीं भी देखो मिल जाएंगी। तो वो जो एनसीईआरटी है वो यूपीएससी और पीसीएस का मैक्सिमम कवर करती हैं। मतलब उसमें बहुत बढ़िया है वो, उनमें सब कुछ है, आपको बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है उसमें। समझ गए ना? लेकिन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उतना कवर नहीं करती है। ज्योग्राफी अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे इको है, इको की एनसीईआरटी से कुछ नहीं मिलेगा आपको खास। समझ गए ना? जैसे कोई कहे कि एनसीईआरटी, इको की एनसीईआरटी पढ़ लो 6 7 8 की, तो फिर कुछ फायदा नहीं है उससे। इको की एनसीईआरटी का कोई फायदा नहीं है, एक आध को छोड़ के। वो भारत का आर्थिक विकास आता है, वो अलग चीज है। लेकिन हिस्ट्री की एनसीईआरटी कमाल की चीज, 100 में से 100 नंबर। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उतना कवर नहीं करेगी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में अंतर होता है। पॉलिटी की एनसीईआरटी अच्छा खासा कवर करेगी। अब 4 ही तो सब्जेक्ट है, बाकी क्या है? साइंस की एनसीईआरटी आनंद एकदम, वायो वायो वाली। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कौन सी, जैसे 9 10th आपने पढ़ा तो आपको बहुत कुछ उससे हैंडल नहीं होगा, आपका मेहनत जरूर जाएगी। इसके बदले अगर आप वो जो एनसीईआरटी जो मैं बता रहा हूं आपको 3, किसी भी वहां से ले लो, आनंद आ जाएगा आपको पढ़ने में। यही फर्क है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। ये हो गया, समझ गए ना? तो अगर आपसे कहा जाए कि भैया प्लेट कौन कौन से प्रकार की होती हैं, तो क्या लिखोगे आप? 2 प्रकार। किसी ने लिखा? मैं बेहोश भी करूंगा आपको, मतलब इंजेक्शन देते रहूंगा मैं। लिखना जरूरी है, मैंने यहां नहीं लिखा लेकिन आपको लिखना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेट्स। प्लेटें सामान्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय। हालांकि समझ गए हो आप, लेकिन आप यूपीएससी वाले स्टूडेंट हो, लिखना आपकी जरूरत है ना? तो चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था सीडीएस में, मुझे सीडीएस की याद है अभी 1-2 साल पहले, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। सीडीएस का ही था कि पता नहीं किसका था, मुझे याद नहीं है। वो तो सोचता था सीडीएस का। सीडीएस में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस के लेवल से ऊपर का लेवल होता है सीडीएस का। समझ गए ना?
तो उसमें यह था कि नेचर में प्लेट्स का जो नेचर है उसमें प्लेटें कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दोनों प्रकार की हो सकती है। यानी कोई एक प्लेट है वो नेचर में, ध्यान दो, इन नेचर कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक, महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, कैसे, वो भी तो पता चलेगा। अभी देखो कैसे, इसको ये मत समझो आप, यहां पे यही खास है कि यहां पर अगर महासागर आ गया तो ये प्लेट अलग हो जाएगी, वो प्लेट अलग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो हमने मोटा मोटा कहने के लिए कह दिया कि महाद्वीप जिसमें ज्यादा है वो महाद्वीपीय है, महासागर जिसमें ज्यादा है वो क्या है, महासागरीय है। सिर्फ पैसिफिक को छोड़ के, प्रशांत महासागर की एक प्लेट एक ऐसी है, उसको छोड़ के सभी प्लेटें ज्यादातर वो उसमें महाद्वीप का हिस्सा भी है और महासागरीय है। तो लिख दो, प्लेटें सामान्य रूप से महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्रकृति की पाई जाती हैं, या कोई भी प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्रकृति की होती हैं। इन जनरल प्लेट्स आर कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक, बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक इन नेचर, बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक इन नेचर। ठीक है ना? ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो इसको मैं कैसे आपको बता रहा हूं, अब थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे। अच्छा ये बताओ, ये वाला जो पेज है ये आ जाएगा हमारे पास दोबारा? अगर मैं इसको पीछे चले जाऊं तो फिर से आ जाएगा ना ये? पक आ जाएगा, मिनिमाइज करके आ जाएगा ना? चलो अब जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई। ठीक है। अब देखो, अब हमने कहा कि पूरी जो अर्थ है वो कई सारे प्लेट्स में क्या है, बटी हुई है। पूरी अर्थ बहुत सारे प्लेट्स में बटी हुई है। नाम बताओ जरा, दो चार कोई नाम है आपके दिमाग में प्लेटों के नाम? हाँ, इंडियन प्लेट, जैसे कॉन्टिनेंट वैसे प्लेट ले लो, जैसे भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, है ना? तो ऐसा नहीं है कि 7 ही प्रकार की हैं या 6। अगर कहा जाए कि मेजर प्लेट्स कितनी है, बड़ी प्लेट है, तो 7 है। और वैसे कई लोग कहते हैं कि 30 हैं, 30, कुछ लोग कहते हैं 12 हैं। तो ये ऐसा नहीं है ना कि ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं इसमें एग्जैक्ट यही होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम कहां की बात पढ़ रहे हैं, जमीन के नीचे की बात कर रहे हैं। ये कोई संविधान थोड़ी कि इतने ही आर्टिकल होंगे, इतने ही संशोधन है जो हमने बनाए हैं। ये ज्योग्राफी है, वो भी जियोलॉजी जिसे कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान टाइप का है ना? तो कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितनी प्लेटें हैं, समझ गए? ऐसा कोई ईमानदार अगर सही से है तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि कितनी प्लेटें हैं। अगर आ भी जाएगा तो ऑप्शंस क्या होंगे, दूर दूर होंगे। जैसे कह देगा वो 7, 200, 38, ऐसे आंसर दे सकता है। ऐसा नहीं कि 7, 12, 9, 6, तो फिर समझ लो एग्जामिनर ही खत्म है वो, है ना? तो कुछ लोगों ने कहा कि 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भैया 12 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, कई लोगों ने कहा कि 20 हैं। समझ गए ना? तो अब सब तो याद करनी नहीं है उतनी, फिर भी काम चलाते। देखो अब वो अंडे वाला दिमाग में लाओ। कौन सा वाला? अंडे को हमने क्या कर दिया, फोड़ दिया, उसमें क्रैक्स आ गए। तो एक क्रैक एक प्लेट होगी, और वहां पर जिसका नाम होगा, जैसे भारत के आसपास वो क्रैक आ गया, भारत के आसपास वो पीस बन गया, तो उसको कौन सा प्लेट कह देंगे, भारतीय प्लेट, है ना? अफ्रीका के आसपास बन गया तो, ये बात समझ में आएगी नहीं? यानी वो हिस्सा दूसरे वाले हिस्से से सेपरेट होगा, आपस में जुड़े जरूर होंगे। यानी जैसे एक हाथ मेरा ये, एक हाथ ये होगा, ये बात समझ में आई ना? तो 2 प्लेटें एक जगह क्या है, जुड़ी हुई हैं। अब ये कैसे मूव करती हैं वो बताएंगे अभी बाद में। समझ में आई बात? अच्छा, इसको हम थोड़ा पीछे चलते हैं। डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है। ये मैप कोई टीचर आधे घंटे में बनाएगा ढंग से। गौर से देखो इसको, इस शख्स को गौर से देखिए, सारा समझ में आ जाएगा। आगे कि नहीं आ गया? भारत, हम भारतीय हैं, भारतीय प्लेट, चलो भारतीय प्लेट में नहीं, भारत की प्लेट में थोड़ा सा लोचा है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, अफ्रीकन प्लेट। ये क्या लिखा हुआ है, अफ्रीकन प्लेट। अब इसमें अफ्रीका है कि नहीं है? अफ्रीका है। और ये क्या है, महासागर। तो इतना जहां जहां आप देख रहे हो ना इसमें,
ये समझ लो एक टुकड़ा है अंडे का जो वो है वो, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, अफ्रीकन प्लेट। बात समझ में आई? तो इसमें ये क्या है, कॉन्टिनेंट, और ये क्या है, ओशन। तो ओशन के नीचे जो क्या है, जमीन है, ओशन के नीचे जो जमीन है वो भी तो प्लेट का ही पार्ट है, अभी बताया था नहीं बताया था थोड़ी देर पहले, है ना? तो इसके नीचे, ओशन के नीचे भी तो क्रस्ट है, और ये भी तो क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल दोनों का हिस्सा। तो ये महाद्वीपीय और महासागरी दोनों है कि नहीं है, जो अभी लिखा था आपके द्वीप प्रकृति में दोनों पाई जाती है। क्लियर हो गया ना? अच्छा इधर आओ, साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट में क्या है, ये पानी, ये जमीन। अरेबियन प्लेट, ये छोटी प्लेट है। अरब मतलब ये अरेबिया, सऊदी अरेबिया वाला हिस्सा, अरब पेनिनसुला कहते हैं इसको, अरब प्रायद्वीप। यूरेशियन प्लेट, यूरोप एंड एशिया। भारतीय प्लेट का क्या हिसाब है? अब कई बार क्या करते हैं, भारतीय प्लेट को अलग रख देते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग रख देते हैं। कई बार इन दोनों को मिला को क्या कर देते हैं हम, इंडो ऑस्ट्रेलियन कर देते हैं। यहां पर क्या लिखा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये पूरा क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन। अगर बीच में से यहां से कटा होता है इंडोनेशिया से, हमको इंडियन प्लेट कह देते हैं। ये बात समझ में आई ना? तो ये इंडियन प्लेट हो गया। अच्छा समझ गए बात? यानी ऊपर वाला हिस्सा अलग है यूरेशियन प्लेट का, और नीचे वाला हिस्सा अलग। अब ये ऐसे समझो, ये मेरा हाथ है यूरेशियन प्लेट, और नीचे वाला इंडियन प्लेट, दोनों आपस में क्या है, मिले हुए हैं। कभी ना कभी तो टकराए होंगे ऐसे, तो क्या बना होगा, हिमालय पर्वत। बताएंगे भी, बता देना हिमालय बना होगा। तो ये अब जैसे पैसिफिक प्लेट, सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, प्रशांत महासागर। ये देखो, ये पैसिफिक की प्लेट है, ये यहां से पूरा, ये इसमें पानी दिख रहा है कि जमीन दिख रहा? ये पानी है, इधर भी होगी क्योंकि दुनिया क्या है, गोल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पैसिफिक प्लेट जो है वो ज्यादातर ओशनिक है। बाकी जितने भी प्लेट आप देख रहे हो इसमें, वो सब क्या है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक मिलेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अब वही बात फिर से आ गई कि भैया प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं? तो इसमें से बहुत सारे प्रकार की हैं, लेकिन मोटा मोटा मेजर प्लेट्स कितनी हैं? हाँ, अब कौन कौन सी देखो, एक तो ये ले लो। और इस पर लिखा कैसे जाता है यार, ये मेरी समझ में नहीं आ रही बात। पेन वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा। चलो ये कौन सा है, एक नंबर ये हो गया, ठीक है, छेड़खानी नहीं करनी, इससे कहीं गड़बड़ा जाएगा। ये कितनी हो गई, दो हो गई। ये कितनी हो गई, तीन। ये कितनी हो गई? अब कई लोग इसको खाली अमेरिकन भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसको नॉर्थ और साउथ में बांट देते हैं। तो चार हो गया। पैसिफिक वाला कितना हो गया, पांच। ये भाई साहब अंटार्कटिक, छह। और अपना वाला देश सात, इंडो ऑस्ट्रेलिया। ये है मेजर प्लेट्स, यानी बड़ी बड़ी प्लेटें। अगर इन्हीं में छोटी या सब प्लेट्स, उप प्लेट है, इन्हीं प्लेटों के अंदर छोटे छोटे, अंडे में बड़ा बड़ा था, उसके अंदर बीच में एक क्रैक और है बीच में, वो तो बहुत सारी हो जाएंगी। जैसे अरेबियन प्लेट, जैसे फिलिपाइन प्लेट, है ना, जैसे बिस्मार्क प्लेट, जैसे कैरोलाइन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, नचका प्लेट, कोकस प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, और भी बहुत सारी। क्या सोच रहे हो, सही बताओ क्या सोच रहे हो, बताओ बताओ। सोचना भी तो जरूरी है। याद कैसे हो, सारा खेल किसका है भाई, याद करना ही तो मेन चीज है, पढ़ के थोड़ी होता है। अब ये बताओ, मेजर प्लेट याद करना है कि जो माइनर प्लेट, छोटी प्लेट है, वो याद करनी है? मेजर प्लेट, मेजर प्लेट तो वैसे ही याद है, जैसा महाद्वीप वैसा प्लेट, कुल मिला के इतना तो हमें याद है। अब क्वेश्चन ये थोड़ी आएगा कि पैसिफिक प्लेट कहां है, क्वेश्चन आएगा जुआन डी फूका प्लेट। अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ गया जुआन डी फूका प्लेट, वो लिखेगा स्टेटमेंट या ऐसे करके, या मैच करने को आ गया जुआन डी फूका प्लेट वेस्ट ऑफ अमेरिका यूएसए, यूएसए के पश्चिम में, कोकस प्लेट फलाना फलाना, ऐसे ऐसे। तो यहां पर क्या आपको लगा, क्या पूछा जाएगा, ये दिमाग में आना चाहिए हमेशा कि बड़ी प्लेट पूछी जाएगी कि छोटी, छोटी प्लेट। ये थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में भी बढ़ाएंगे आपको जब एडवांस क्लास होगी। जैसे एंडीज पर्वत कहां पर है, किसी को पता है? एंडीज साउथ अमेरिका में। कौन सा पर्वत है? एंडीज। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर आपको एंडीज पर्वत मिलेगा, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है वो, है ना, यहां से लेके पूरा यहां से ये एंडीज पर्वत है। हाँ एक ही बात है, भावनों को समझो, क्वेश्चन वही आएगा, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। हाँ नहीं, एक ही बात है, एक ही पर्वत कैसे हो सकता है, रेंज ही कहेंगे उसको। मतलब जैसे करिश्मा, कौन? कपूर,
नॉर्मल तो होगा नहीं कोई, वही वाली बात। तो अब ये क्या है, एंडीज। क्लियर हो गया। अब जैसे एग्जाम में आया कि एंडीज पर्वत किसके, कौन सी दो प्लेट के टकराने से बना है, हमारा नॉर्मल मानना होता है कि ये वाली प्लेट कौन सी, पैसिफिक, और ये वाली कौन सी, साउथ अमेरिका। किताब में ये लिखा रहता है, नॉर्मली किताब में ऐसा लिखा रहता है कि एंडीज पर्वत का निर्माण दक्षिण अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागर की प्लेट के टकराने से हुआ है, लिखा रहता है। जैसे हिमालय पर्वत, यहां बनेगा हिमालय, हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडो भारतीय प्लेट के टकराने से हुआ है। एग्जामिनर खूंखार है, एग्जामिनर ने कहा ना जी, नस्का प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के टकराने से साउथ अमेरिकी प्लेट का निर्माण हुआ है। अब आंसर सही है गलत है, ये भी तो सही है। अब आपको याद करना है कि नस्का प्लेट कहां है, कोकस कहां है, जुआन डी फूका कहां है, ये खास है, ये समझ गए आप। बिस्मार्क प्लेट कहां है, फिलीपींस के नीचे है। ये फिलीपींस कहां है ये तो सबको पता है, जब आप पढ़ोगे तो फिलीपींस कहां है सबको पता चलता है, फिलीपींस जापान के थोड़ा नीचे नीचे, तो फिलीपाइन प्लेट कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या आएगा, कैरोलाइन प्लेट कहां है, कैरोलाइन आइलैंड भी है वहां पे। बिस्मार्क प्लेट कहां है, ये क्वेश्चन आते हैं। अरेबियन प्लेट क्यों पूछा जाएगा, सऊदी अरब सबको पता है कहां पर है, जब आप एग्जाम दोगे तब तो पता ही चल जाएगा ना। स्कोसिया प्लेट आ सकता है, कहां पे, क्योंकि ये नाम नहीं सुना हमने। तो मेरी बात समझ रहे हो, तो लोड लेना है तो किसका लोड लो, हाँ जो कम जानकारी में आते हैं, ये बात समझ आई। अच्छा एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, देखो मैंने कल भी बताया था आपको, मैंने आपको 5 डिसकंटिन्यूटी बताई थी कल। असंबद्धता होती है ना, मोह असंबद्धता, फलाना फलाना होती है, आपको याद है, आपने पढ़ा है बीए में, है नहीं बोला करो यहां पे है। अच्छा आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, मतलब यहां पर देखो हमारा क्या है ना, पढ़ाने का मेन मकसद क्या है, ये बेसिक क्लास है। हमारा पढ़ाने का मकसद, मैंने कल भी कहा कि आपको, अगर आप ये कह दो कि भूगोल लिखना भी हमें नहीं आ रहा है मान लो, तो हमें बड़ी खुशी होगी। क्यों, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने एक बार लिखा दिया और उसके बाद अगर आपको फिर नहीं आया तब हमें दुख होगा। समझ गए मेरी बात, समझ रहे हो ना आप। भाई इंसान कोई भी है वो कोचिंग करने क्यों आ रहा है, उसको नहीं आता तभी तो आ रहा है, वो आता तो क्यों आते भाई, हम इतने खूंखार थोड़ी है, कोई यहाँ पे अमिताभ बच्चन थोड़ी बैठा हुआ है मैं कोई कि आप मुझे देखने आ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जैसे 5 असंबद्धताएं मैंने पढ़ाई थी कल आपको, 5 डिसकंटिन्यूटीज पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी, लेहमान, मोहो, ये सब। फॉर्मूला क्या था उसका, सीएम, हाँ सीएम राम गोपाल पढ़ाया था ना कल एक फॉर्मूला। तो 5 की 5 डिसकंटिन्यूटी मैंने याद करवा दी थी आपको कल, सीएम राम गोपाल के नाम से। क्लियर हो गया ना, वही दिमाग यहां लगाओ। हालांकि ये एडवांस क्लास का है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, स्टार्टिंग क्लास है, 1-2 क्लास में बहुत धीरे धीरे लेता हूं। कैसे याद होगा कि नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जुआन डी फूका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके बगल में कौन सी है, जुआन डी फूका, छोटी सी प्लेट है। ये बीच का, इसको सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, मध्य अमेरिका, इसके बगल में कौन सी है, कोकस। साउथ अमेरिका बगल में नस्का। ठीक हो गया। अब ये बताओ, जैसे मैंने कहा कि ये यहां पर है, यहां पर है, अगर आपको याद नहीं हो रही है या हम याद करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसको पढ़ने का क्या फायदा, हमने अपना जवानी का खून बर्बाद क्यों किया, ये बताओ। नहीं ऐसा, कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो ना, तो हमेशा इस मकसद से पढ़ो कि यार भैया ये अगर 1 साल 1.5 साल बाद में जब एग्जाम देना है मुझे, उस दिन अगर एग्जाम में आएगा तो मुझे सही निशाना मारना है, नहीं तो फिर हम अपना खून खराब क्यों कर रहे हैं इसमें, बताओ। टिकटॉक देखें, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, दुनिया भर की चीजें जहां आनंद ही आनंद है, यहां ये क्यों हम इसमें दिमाग खराब कर रहे हैं। तो अगर आपने देख लिया तो सीधा फंडा ये है कि हमें याद होना चाहिए। तो बताओ, ये मध्य अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका है, इसके बगल में कौन सी प्लेट है, कोकस। साउथ अमेरिका बगल में नस्का, और नॉर्थ अमेरिका के बगल में जुआन डी फूका। कोई तरीका बताओ मुझे याद करने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं होता, बताओ। क्योंकि आएगा वही, ऐसा नहीं आएगा कि कुछ भी नाम दे दे, वो पाकिस्तान प्लेट कहां पर है, अफगानिस्तान प्लेट, ऐसा नहीं आएगा, आएगा यही, दिमाग लगाओ। कौन सा, कोकस आइलैंड, आपको पता है कोकस आइलैंड है वहां पक्का। और बताओ बताओ बताओ, और दिमाग लगाओ।
मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं ये एडवांस है जो ये प्लेट है, लेकिन मेरा मकसद आपको प्लेट कौन सी है ये बताना नहीं है, अभी तो आपका बहुत टाइम है। मेरा मकसद है याद कैसे हो, जो मैंने कल भी बताया था आपको। बताओ। नहीं वो तो होगा, लेकिन कैसे है? हाँ तो बनाओ ना, वही तो मैं कह रहा हूं। तो कितना बनाओगे, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो पहली बार मैं बता रहा हूं आपको, ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको, ये हर जगह लागू होगा, चाहे जीएस का कोई भी टॉपिक हो। मैंने कल क्या कहा था, हिंदी में लिखना चाहिए कि इंग्लिश में? है इंग्लिश में। नाम वैसे नहीं लिखने, ना सिर्फ नाम की बात कर रहा हूं मैं, यह याद करना चाहिए क्योंकि उससे पहला वर्ड, सिर्फ नाम की बात कर रहा हूं मैं, वैसे नहीं। मैं भी तो खुद हिंदी माध्यम हूं। जैसे हमने कहा कोकस प्लेट, तो उसका पहला वर्ड क्या है? सी। सी बोले तो बताओ है? सी बोले तो कैलिफोर्निया। और ये अब आया लड़का होश में। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा ये सेंट्रल अमेरिका है। ये क्या है? सेंट्रल अमेरिका है। तो उसके बगल में कौन सी प्लेट है? इजी है ये। पहला वर्ड हमेशा ध्यान में रखो, इससे याद करने में आसानी होती है। जैसे मैंने कहा सेंट्रल अमेरिका के बगल में कौन सी होगी? कोकस। सीसी, सेंट्रल कोकस। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये हर जगह लागू नहीं होता कहीं, लेकिन सबसे पहली चीज ये उठाओ। अब मैं कई सारी चीजें आपको ऐसी बता दूंगा आने वाले समय में ज्योग्राफी में, कि मैं मतलब आपको वैसे ही याद हो जाएंगे फैक्ट्स। मैं जब तक याद ना करा सकूं ना, मैं पढ़ाता ही नहीं हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि डोडा बेटा हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी है, तो मेरे पास उसको याद कराने का तरीका भी है। किसी किसी का नहीं होता, लेकिन 80% का होगा। तो टीचर का मतलब ये नहीं होता कि वो ज्ञान दे रहा है, ज्ञान तो गूगल में, और सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? आपके पास। क्योंकि आपके पास क्या है? पुराने जमाने में आता ना, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहता मेरे पास माँ है। अब ये पुराना फंडा है। मेरे पास क्या है? मेरे पास गूगल है, उसमें सब है। क्या नहीं है उसमें बताओ? पैसा ज्यादा जरूरी है कि गूगल ज्यादा जरूरी है? कंफ्यूजन है इसमें। अगर आपके पास पैसा है, गूगल नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। आपको घूमने जाना है, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, गूगल बताएगा आपको। वो एलेक्सा है, क्या है वो? एलेक्सा मुझे न्यूयॉर्क घूमना है, तुरंत घुमा देगी वो। नोट तो बाद में जाएंगे ना। तो आपको ये सब बताने का जिम्मा टीचर्स का है, कोचिंग का। तो सी से क्या हुआ? सेंट्रल अमेरिका। अब दूसरा, एक तो तरीका ये ढूंढा करो आप कि पहला पहला वर्ड वाला, ठीक है ना। दूसरा याद करने का तरीका अल्फाबेटिकल ऑर्डर ढूंढा करो। हमेशा क्या ढूंढो? जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कौन सी लड़ाई या सीक्वेंस ढूंढते हैं ना कई बार की, तो सबसे पहले देखो कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है कि नहीं है। जैसे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या नहीं है। जैसे आपने कभी सुना होगा नीचे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, सुना है नाम ये? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वाह्य मंडल। इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है कभी ऊपर से नीचे। इसका सीक्वेंस क्या है? कभी आपका ध्यान गया कि इसका सीक्वेंस कैसे याद किया जाए? क्या होगा? अरे कुछ नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है यार ये। ऊपर से ई, एग्जिट, एक्सोस्फियर, उसके नीचे आई, उसके नीचे एम, उसके नीचे एस, एस के बाद टी, ट्रोपोस्फियर। अंग्रेजी में लिखो, क्यों कहता हूं? हिंदी में होगा ही नहीं हो। बात समझ में ही नहीं आई आपको? EIMST उसका क्या है? सीक्वेंस है। तो 30% जो है वो तो खाली अल्फाबेटिकल ऑर्डर से निकल जाता है, या पहला पहला वर्ड मिलाने से। इसको हमेशा आप अपने जिंदगी में लाओ, तभी याद होगा ही। अच्छा दूसरा, जैसे मैंने कहा ये सेंट्रल अमेरिका है, ये आपको पता है कि 3 प्लेट है। ऊपर क्या आता है? जी, जे पहले आएगा कि बाद में आएगा? जे पहले आता है, और एन इसके हिसाब से। चलिए ठीक है। अच्छा अब मैं वहां चले जाऊं भाई? अब मैं कहां जाना था जरा बताओ यार। नोट, ये क्या लिखा मैंने, जरा बताओ क्या ये? स्पेलिंग में मत जाओ, इसको झुको ना। हम हिंदुस्तानी हैं। ये क्या लिखा मैंने? झुको ना। बताओ इसके आगे क्या लिखोगे जल्दी? हाँ, नॉर्थ अमेरिका। ये नाम क्या है इसका?
जुआन डी फुकवा, इसका नाम क्या है? कोकस, इसका नाम क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो जो 3 प्लेटें थी वहां पे वो कौन सी हैं, तो आंसर झुको ना। ये खुद के बनाए हुए फॉर्मूले हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है? झुको ना। ये हमेशा याद रहेगा। अब याद क्यों रहेगा? टेंशन ना लो। अब वो यहां पे बंदूक थोड़ी लगा रहा है आपके, बता भाई साउथ अमेरिका के बगल में कौन सी थी वो, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। वो ऑप्शन देगा आपको, कहेगा नस्का प्लेट, फलाना प्लेट, तो ये याद आएगा। अब ये याद क्यों होगा? इसके पीछे एक रीजन और है। ये इसलिए भी याद होगा क्योंकि आपने ये कहीं से कॉपी नहीं किया है, ये आपने खुद बनाया है, और खुद की बनाई हुई चीजें कभी नहीं भूली जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं खुद मेहनत करो, खुद नोट्स बनाओ। जैसे मैं कितने फॉर्मूले बता दूं, आप जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे या उसका तरीका पता नहीं होगा। तो मैंने क्या किया यहां पे, पहला वर्ड मिलाओ JCN, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है ये, लेकिन दूसरा तो मिल रहा है ना, JU मिल रहा कि नहीं मिल रहा, CONA, इस टाइप से चीजें पढ़ा करो। समझ गए ना बात? तो ये जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले कई तरीके के हो सकते हैं, फॉर्मूले कई तरीके, हर इंसान का DNA अलग है, तो वो भी फॉर्मूले बनाने के तरीके भी क्या हो सकते हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। लेकिन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होगा, क्योंकि वो सब जगह सेम होते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो ये झुको ना हो गया, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास उसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये इससे पहले वाला जो वो था, आप इसको देख सकते हो। देखो एक काम और करना, आप एटलस जरूर ले लेना यार। कौन सी चीज? ये है किसी के पास? एटलस में पूरा मैप होता है। जैसे एटलस कौन सी वाली है? हाँ, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस आती है। हिंदी में कि इंग्लिश में? हाँ, उसका हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है। अगर वैसे पूछा जाए ना कि सबसे कम अंग्रेजी किसको आती है पूरे मुखर्जी नगर के टीचरों में, तो मैं ही हूंगा वो। भावना को समझो। लेकिन फिर भी मैं अंग्रेजी में एटलस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गंगा को गंगा ही तो लिखेगा वो अंग्रेजी में, और क्या लिख देगा भाई? साउथ अमेरिका को साउथ, दक्षिण अमेरिका लिखेगा हिंदी वाला। कोई ऐसा लोग कि फिलॉसफी की अंग्रेजी चल रही हो, समझ गए ना। और हिंदी के साथ हमेशा ही पक्षपात होता है, ये आपको पता ही है, हर जगह है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी वाली एटलस में कम दिया होगा, पहली बात। दूसरा, वो 20-30 रुपए सस्ती भी होगी। और तीसरा, उसका प्रिंट अच्छा नहीं होता है उसका, आप देख लेना। वो कॉपी है शायद कहीं की, मुझे नहीं पता। अंग्रेजी में अच्छा दिया होता है, ठीक है। और हिंदी में लिखने में वो ज्यादा लगते हैं, बड़ा हो जाता ना, इसलिए भी थोड़ा कम आते हैं उसमें, इसलिए ध्यान रखना उसको। तो आप ये समझ गए। तो ये बड़ी बड़ी प्लेट लिख लो आप। देयर आर 7 मेजर प्लेट्स, 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। देयर आर 7 मेजर प्लेट्स, 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। जैसे अब इसको देख के लिख रहे हो कि अपने मन से लिख रहे हो? देख के नहीं, खुद से लिखो। जहां से याद कैसे होगा यार? ये तो हमें आदत नहीं हो जाएगी वो हमेशा दूसरों को फॉलो करने की। खुद से लिखो, है सामने, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये सारा खेल किसका है? ये हिम्मत का खेल है। और सारा जो खेल है वो किसका है? कलेजे का। जिसमें गुर्दा है वही जिएगा, घातक फिल्म का डायलॉग है ये। इसको मैं ऐसे बताता हूं। विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज देखना आजकल, और विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज 4 साल पहले की देखना, दोनों में फर्क है। क्यों है? तो वही अभी भी। वो इसलिए क्योंकि आजकल भाई साहब थोड़ा क्रिकेट रन नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे में कैच भी छूट रहा है ना ऐसा। और पहले ऐसा लगता था कि वो मुंह से ही कैच कर लेगा, मुंह खोलता था ना, लगता था कि सारी बॉल मेरी ओर आनी चाहिए। ये सब बॉडी लैंग्वेज का खेल है। यही आपकी भी बॉडी लैंग्वेज जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं और मैं सही लिख रहा हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो आपकी 50% तो हमेशा ही जो कमजोरियां ना वो निकल जाएंगी। और हमेशा आपको डर लगेगा ना, तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। सारा खेल है कॉन्फिडेंस का। हार्दिक पांड्या को देखो आप, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो, देखा ना आजकल कैसा लगता है आपको? मुरझाया टाइप का लगता है, क्योंकि फॉर्म में नहीं है। और वही हार्दिक पांड्या पहले आईपीएल में आपको लगता था कि नहीं, ये तो भाई साहब एक बॉल में 20 रन भी बना सकता है। कई बार लगता है ऐसा। उसको कॉन्फिडेंस हो ना हो, आपको जरूर होता है।
ये सारा खेल है मोटिवेशन का, वो भी रियल मोटिवेशन जो जिसे हम कहते हैं। ठीक है, 7 लिख दिए ना हम, 7 लिख दिए होंगे। अंटार्कटिक लिख देना, एक बड़ा बड़ा पैसिफिक लिख देना, ठीक है ना। और पैसिफिक के आगे ये लिख देना कि यह क्या है, लगभग पूर्णतया महासागरीय प्लेट है ना। अप्रोक्सीमेटली फुली ओशनिक प्लेट, कौन सी, पैसिफिक, प्रशांत महासागर की प्लेट। बाकी सब क्या है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक नेचर में है। अब मैं इतनी उम्मीदें क्यों पाल रहा हूं आप लोगों से कि आप ये खुद से लिख लोगे, क्यों, क्योंकि गलती आपकी है। आपने ये मुझसे कह दिया है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं या चाहती हूं। अगर आप मुझसे कहते कि सर मुझे खाली पटवारी की तैयारी करनी है, मैं दूसरी की ओर देखूंगा भी नहीं, झांकूंगा भी नहीं, अगर झांक दिया दूसरे की तो पाप हो जाएगा, तो फिर मैं आपको कैसे लिखाता इसको, फिर मैं ऐसे लिखाता। लिखिए नंबर 1, बढ़िया बढ़िया लिखाता फिर मैं, क्योंकि उसका सिलेबस इतना ही होता। तो गलती मेरी नहीं है, गलती किसकी है, आपकी। आपको अपने आप को उतना मजबूत करना पड़ेगा भाई, आपने इस फील्ड में कदम रखा तो फिर करना पड़ेगा यार, ठीक है। हो गया, झुको ना लिखा, नहीं लिखा किसी ने, वो वाला लिख दिया, जुआन डी फूका, कोकस और वो वाला, वो तो मैंने खाली बताया आपको, बाकी फिर बाद में बताएंगे एडवांस क्लास में। लिख दिया ना, यूरेशियन लिख दिया, अफ्रीकन लिख दिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन लिख दिया, नॉर्थ अमेरिकी लिख दिया, साउथ अमेरिकी लिख दिया, पैसिफिक लिख दिया और अंटार्कटिक, ठीक है, लिख दिया ना। और ये भी ध्यान रखो, ये भी ध्यान रखा करो आप लोग कि जब आप क्लास में बैठे हो, जैसे पहली बार जब जैसे स्टूडेंट बैठते हैं या कल आप बैठते हैं आज, अगर आप आज आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इसको दिल पे लेना है कि यार मुझे दिक्कत क्यों हो रही है। कल बैठोगे और इंप्रूवमेंट लाना है उसमें, समझ गए ना, और इंप्रूव करना है। एक दिन ऐसा आएगा आप कॉपी में देखोगे नहीं और ऐसे लिख दोगे जैसे कंडक्टर टिकट बनाता है। वो जब तक नहीं आएगा ना अंदर से, पास कैसे होगे, समझ गए ना। वो आनी चाहिए चीजें अंदर से, अगर वो चीजें अंदर नहीं आ रही तो फिर मजा नहीं आएगा। मोटिवेशन खुद से आता है। चलिए ठीक, तो हो गया ही है ना। अच्छा, अब हाँ, कैरोलिन बिस्मार्क, उसको कोई बात नहीं, उसको बाद में पढ़ेंगे। उसके वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया आपको उससे, क्योंकि उसका फिलहाल यहां पे कोई यूज नहीं है, क्योंकि अभी आपको लोड नहीं देना ना ज्यादा। मैंने वो जुआन डी फूका सिर्फ इसलिए बताया आपको ताकि आप बाकी चीजों को भी ऐसे याद कर सको, इसलिए मैंने पढ़ाया था उसको, समझ गए। वो अलग चीज है, वो सब मैं बता दूंगा आपको बाद। अच्छा, तो मेनली क्या है कि मैंने कहा कि प्लेट ये होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये तो हम समझ गए। अब ये जैसे प्लेट का नाम सबसे पहले किसने दिया था, टूजो विल्सन, एक आदमी था टूजो विल्सन, जिसने कहा कि भैया एक चीज है यही वाली जिसको हम क्या कहेंगे, प्लेट। बाद में हैरी हेस आया, टूजो विल्सन आया, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने थ्योरी दी प्लेट टेक्टोनिक्स की, प्लेट विवर्तनिकी वाला सिद्धांत दिया। क्या ये लिखना जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है फिलहाल। प्लेट का नाम किसने दिया, ये कभी ज्योग्राफी में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बनता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, समझ गए ना। या जब जो यूपीएससी में सब्जेक्ट होता था तब ये क्वेश्चन बनता था। मैंने कल भी आपसे कहा था, आप जीएस ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो। अगर मैं ऐसी चीजें आपको लिखाने लगूं और अभी तक मैं कल की क्लास से अगर 7-8 ज्योग्राफर्स के नाम आपको लिखा दूं, तो आप ज्योग्राफर्स याद हो ना हो, लेकिन ये जुआन डी फूका भूल जाओगे आप। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो उतना याद रखो जितना जरूरी है, फालतू की चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, वो क्या फायदा उसका, उसको नहीं लिखाना। अच्छा, अब मैंने कहा कि भैया ये जो प्लेट है इतने अलग अलग हिस्सों में ये क्या है, बटी हुई है। क्लियर हो गया ना इतना। अब होता क्या है, देखो, अब आग कहां लगी हुई है, आप ये भी कह सकते हो आग तो हमारे अंदर भी लगी हुई है, क्योंकि आप भी पढ़ाई वाले विद्यार्थी हो। आग कहां लगी हुई है बताओ, यहां 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 कहां लगी आग, मेंटल में। मैंने कहा कि इस लाइन से नीचे की ओर, मेंटल से नीचे की ओर का टेम्परेचर 1200-1500 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं है। और उस लेयर को, इस लेयर को क्या बोला था, यहां पे वाली को, जहां है, हाँ, चिपचिपा प्लास्टिक, जहां से लावा आता, मैग्मा। कल क्या बोला था, दुर्बलता मंडल, इंग्लिश में हाँ एस्थेनोस्फीयर बताया था ना मैंने, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं उसको, हिंदी अंग्रेजी दोनों हिस्से में। तो ये जो हिस्सा है यहां पर, ये 100 से 300 किलोमीटर के बीच का हिस्सा, देखो यहां से यहां तक ये कितना है,
80 से 100 है तो इससे नीचे होगा नहीं होगा। तो ये जो ये वाला है इसका टेम्परेचर 1200-1500 डिग्री सेल्सियस है, नीचे को और टेम्परेचर बढ़ता जाता है, कल मैंने बताया। तो यहाँ के जो ये महामानव हैं ये वाले एस्ट्रोनोस्फीयर इसको कहते हैं, कल मैंने पढ़ाया था ये, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा 1200-1500 डिग्री सेल्सियस में जो चट्टाने हैं वो किस अवस्था में, मोल्टन, सेमी मोल्टन, प्लास्टिक अवस्था में। और गर्म चीजें हमेशा कहाँ को आने की कोशिश करती हैं, ऊपर को, है कि नहीं है। ये कह रही भैया हम तो ऊपर चलेंगे, हटो, ऊपर आने की ये कोशिश कर रही। तो ऐसे में ये इसको ऊपर धक्का लगाएंगे नहीं लगाएंगे बताओ, धक्का लगाएंगे। तो धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर का हिस्सा हिल सकता है। सारा खेल ही किसका है, अंडे का। अंडा बॉईल करते हो ना आप, आमलेट जितना बाहर वाला बना सकता है वो ठेले वाला ब्रेड आमलेट, उतना कभी घर में बना आज तक, कितनी कोशिश कर लो। वो ऊपर भगवान का आशीर्वाद है उसको कि बेटा अंडे का आमलेट बाहर ही अच्छा बनेगा, अंदर नहीं बन सकता, कितनी कोशिश कर लो आप। देखो कई लोगों के पानी भी आ गया मुंह में, अच्छी बात है। अभी गोलगप्पे का एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने, नहीं तो बेहोश हो जाते सभी। कहने का मतलब ये है कि अंडा आपने रखे, 5 अंडे रखे आपने बॉईल करने के लिए, 1-2 अंडे क्या हो जाते हैं, हो जाते ना, वो बाहर को फट जाते, सफेद वाला बाहर निकाल देते हैं, कई बार निकलता है ना साइड से, आप कहते हो यार ये खराब हो गया, फिर भी हम खा लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो जो बाहर आ गया वो क्या है, वही मैग्मा है। जो मेंटल सफेद वाला था वही क्या आ गया, बाहर आया नहीं आया। वो क्यों आया बाहर, क्योंकि आपने नीचे से एलपीजी सिलेंडर गैस लगा दी उसको, उसका टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया, है कि नहीं है। वो बाहर आ जाता है, उसको जगह मिल गई। और वो जो टुकड़े हैं वो जब वो बाहर आ जाएगा, देखो कभी ध्यान देना, वो जो बाहर आ गया तो उसका जो ऊपर का जो सफेद वाला हिस्सा है जिसको हम प्लेट कह रहे हैं, वो सटक के दूसरी जगह नहीं चले जाती, होता कि नहीं होता ऐसा। तो क्या सेम ऐसा यहां हो सकता नहीं हो सकता बताओ, हो सकता है ना। हाँ, तो प्लेट्स में आपस में क्या होता है, मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट एक दूसरे के सापेक्ष होता है, विथ रिस्पेक्ट। मतलब अगर हम इसको ऐसे कहें, खाली अंडा याद करो बस, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, प्लेट मूवमेंट, यही मेन चीज है, पूरी दुनिया इसी पे टिकी हुई है। प्लेटों में गति, तो प्लेटों में गति कैसे होगी भाई, या तो ये है, ठीक है, या तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी या फिर पास आएंगी। अगर कोई दूर जा रहा है तो किसी के तो पास आ रहा है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मेरे बगल में कोई दूसरा है, है ना, और यहां भी कोई दूसरा है। अब मैंने कहा कि भैया हम दोनों साथ साथ रहेंगे, अब मैं इधर को चला गया तो ये क्या है, उसके पास में गति हो रही है। लेकिन उससे क्या हो गया, मैं दूर हो गया, तो वहां पे आप क्या कहोगे, ये भैया दूर चला गया यार, ये तो यहां पे क्या कहोगे, पास आ गया। 2 प्रकार का मोशन हो गया। एक तीसरा, दोनों साथ में लेकिन खाली आगे को जा रहे हैं, ऐसे सट रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे ऐसे। हाँ, एक तो हो गया दूर जाना जिसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस यानी अपसरण। एक ये वाला कौन सा हो गया, कन्वर्जेंस यानी अभिसरण। और एक ऐसे होता है अगल बगल खिसकना, इसको कहेंगे रूपांतरण यानी, या रूपांतर सॉरी, ट्रांसफॉर्म। तो मूवमेंट कितने टाइप से होगा ये बताओ पहले आप। पहला वाला कन्वर्जेंस, यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अभिसरण, है ना। अभिसरण, अभिसरण का मतलब हुआ जहां पर प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी भाई, पास की दूर। हाँ, जैसे 2 प्लेटें हैं, ये एक दूसरे के पास जाएंगी, अभिसरण कहेंगे इसको। और दूसरा हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस, दूर जाना। बहुत इजी है ये। और इसको हम क्या कहेंगे, अपसरण। यहां पर प्लेटें एक दूसरे के दूर जा सकती हैं। और तीसरा वाला मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसफॉर्म, रूपांतर। ये आप ये बना लो,
और यही एक कारण होगा जिससे आप कह सकते हो वोल्केनो, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण, जो जो भी चीजें आप समझ रहे हो, उथल पुथल इधर उधर, उनमें सब इन 3 चीजों का योगदान रहेगा। ठीक है ना। तो प्लेटों में गति होती है कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक है, ये लिख दिया आपने। इसमें इसमें नीचे वाला, नीचे में कुछ नहीं होगा। जैसे ये 2 प्लेटें हैं, ठीक है, ये 2 हैं, ये तो हो गया डाइवर्जेंस, अपसरण। पास में आ गए तो कन्वर्जेंस हो जाएगा। अभी अगल बगल ऐसे खिसक सकती हैं कई बार। अब एक का मोशन इधर को है, दूसरे का ऐसे, इस टाइप से जो होगा, हाँ, अगल बगल खिसकना, इसको ट्रांसफॉर्म कहेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ, आप दिमाग लगाओ। 3 प्रकार का तो हो गया ये। एक ब्रेक दे दिया जाए क्या? हाँ भाई, अच्छा, हाँ ठीक है, समझ गया। अब ये बताओ, 3 प्रकार से क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। ठीक, अब इसी चीज को यहां देखो, इसी चीज को आपको यहां देखना है। अब कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कुछ प्लेटें एक दूसरे से पास आ रही हैं। अब अगर हम कन्वर्जेंस का उदाहरण लें, जहां पर क्या हो रहा है, आपस में प्लेटें आपस में मिल रही हैं, तो बताओ कहां पे हो रहा है? भारतीय प्लेट को देखो, ये कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट, इंडियो ऑस्ट्रेलियन है ना, इसको भारतीय प्लेट भी कह देते हैं। ऊपर वाली कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। इसका एरो का निशान देखो, ये प्लेट कहां को जा रही है? तो ये आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है किसका? कन्वर्जेंस का, यानी अभिसरण का। समझ गए ना। और ये डायग्राम आपको ऐसा ही किस में मिलेगा? एटलस में। जो मैंने कहा ना, एटलस के लास्ट पेज में इसका बहुत बढ़िया डायग्राम है, वहां से जरूर पढ़ लो। बाकी गूगल मैप भी आप देख सकते हो। अच्छा, ऐसे ही और भी डाइवर्जेंस, ये देखो दिख रहा है, नस्का प्लेट या पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट का ही एक छोटा सा पार्ट है नस्का, और साउथ अमेरिकन प्लेट, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। इधर भी आपस में क्या हो रहे हैं? ये जुआन डिपू का और ये टकरा रहे हैं। तो यहां पर ये टकराने वाला सीन है। और कहीं पर कौन सा सीन होगा? डाइवर्जेंस, यानी दूर जाने वाला। ये देखो जरा, इन भाई साहब को देखो, अफ्रीकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे? दोनों एक दूसरे से दूर जा, तो ये डाइवर्जेंस हो रहा है। देखो यहां पे ये आपस में क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस, यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहां देखो, ये भी आपस में क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस। यहां भी क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस। इधर देखो, जापान वाला हिस्सा, आपस में टकरा रहे हैं, है कि नहीं है? ये बात समझ में आ गई ना आप? अब जब तक इस चीज को आप, जैसे आपने कहा ना कि मैप में खुद खोजना पड़ता है, हाँ, अब अगर आप मैप में देखोगे इसको, तो अब दिमाग में क्या होगा? ये बढ़िया से बैठेगा आपके। ऐसे नहीं कि मैं लिखा दूं कि जापान की प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, वहां कन्वर्जेंस होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है, तो यार ये चालू टाइप की पढ़ाई है, इसका मजा नहीं है। खुद आपको देखना है कि हो क्या रहा है। अब तीसरा वाला कौन सा था? ट्रांसफॉर्म। वो बहुत कम पाया जाता है। ट्रांसफॉर्म कहां पाया जाएगा? इसने दिया है कि नहीं दिया है? कई बार नहीं भी देते हैं, इसने नहीं दिया है, यहां पे होता है वो। उसके बहुत कम एग्जाम्पल है। कैलिफोर्निया कहते हैं ना, सेंट एंड्रियास फॉल्ट कहते हैं उसको, वो बात की बात है, बताऊंगा। तो यहां पर कैलिफोर्निया है, तो यहां पर एक प्लेट जो है, ये वाली एक उधर को जा रही है ऐसे, और एक इधर को जा रही है ऐसे, ऐसे हो रहा है ना। उसका जो ट्रांसफॉर्म वाले का इसने नहीं दिया है, वो आपको एटलस में मिलेगा, वो यहां पे होगा, वो यहां पे भी हो सकता है ऐसे। ये बात समझ में आई ना। तो ज्यादातर आपको डाइवर्जेंस के एग्जाम्पल इसमें ज्यादा दिखाई देंगे, अपसरण के, और कन्वर्जेंस के कम। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, अब 2 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, 2 प्लेटें आपस में दूर जा रही हैं, और कुछ खिसक रही हैं आपस में। ज्यादा डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, या ज्यादा खूंखार घटनाएं किसमें होंगी? कन्वर्जेंस में, डाइवर्जेंस में? जैसे पर्वत निर्माण है, हिमालय है जैसे, वो किसमें होगा? पक्का? हाँ। अब ये को यहां पर ना चीजों को इधर उधर मल नहीं ले जाना है, अपने आप पे। ज्योग्राफी क्या है? इंसान और नेचर के बीच के जो रिश्ते हैं, वही ज्योग्राफी है।
अब ऐसा करो, एक अपना सर लो और एक दूसरे का सर ले लिया, है ना, दोनों आपस में चिपके हुए हैं मान लो। अगर दोनों को टकराया जाए आपस में, कन्वर्जेंस किया जाए, तो क्या होगा? अंदाजा लगाओ भाई क्या होगा? इतना बड़ा बड़ा यहां हो सकता है, नहीं हो सकता? यानी जो अर्थ क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, वो ऊपर उठेगी, तो जो हिस्सा ऊपर उठ रहा है वो क्या है? वही तो माउंटेन है कि नहीं है? अब आप समझ गए ना? तो यही चीज है। तो कहीं पर विनाश होगा, कहीं पर क्या होगा? रचना, जिसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इस टाइप की चीजें हैं। तो आप अच्छा बताओ, तो आपको समझ में आ गया मोटा मोटा कि जहां पर भी प्लेटें टकराएंगी तो किसका निर्माण हो सकता है? पर्वतों का। आप देख लो, एंडीज पर्वत का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, इस पर्वत का नाम क्या है? रॉकी पर्वत है। इसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत है। इधर के पर्वतों के नाम किसी को याद है? ये ईरान की पर्वत है, पाकिस्तान ईरान वाले। ये बताओ, ये बहुत फेमस पर्वत है ऊपर वाले, आल्प्स वाल्प्स, हाँ है ना, बीच में यूराल है, ऐसा बहुत सारे बीच में, ऐसा ऐसा। तो ये है। अच्छा बताओ, भूकंप की संभावना ज्यादातर कहां होगी? अर्थक्वेक कहां आएगा ज्यादा? प्लेटें टकराएंगी, दूर जाएंगे कि दूर जाएंगे? कन्वर्जेंस। अपनी खोपड़ी को लो ना आप, इधर तो बिल्कुल किसी पे भरोसा मत करो, अपने आप पे भरोसा करो कि अगर मेरी खोपड़ी दूसरे की खोपड़ी से टकरा गई, झंझनाहट कहां होगी? कन्वर्जेंस में ही तो होगी। ज्यादातर खूंखार भूकंप वहीं आएंगे। आप देखो, आते कि नहीं आते अर्थक्वेक? बताओ, आते। इस एरिया में आते हैं आपके? तो ईरान से लेके पूरा इटली विटली भूकंप से थरथराया। चिली विली का भूकंप याद है? चिली यहीं पर है। इधर भी आप कहते हो भूकंप आते हो, और सबसे बड़े भाई को क्यों भूल जा रहे हो आप? कौन सा है? जापान। इंडोनेशिया याद है किसी को? कहां ये? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इस टाइप का है, समझ गए? ये वाला है, सारा वही चीज मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें भी आते भूकंप, ट्रांसफॉर्म वाले में भी आते हैं, है ना? तो कई जगह भूकंप आ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा था, इसको अलग तरीके से पढ़ते। इतना आप समझ गए ना मोटा मोटा? कहानी के तौर पे याद करोगे तो जल्दी याद होगा, नहीं तो वैसे याद नहीं होता। और यूपीएससी में यही चलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको ऑप्शन भी तो देगा वो, कौन सा सही है गलत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हो गया। अच्छा ये बताओ, मैंने आपसे कहा कि ये जो प्लेटें हैं, इनको मूव कराने वाला जो फोर्स है वो कौन सा है? बताओ कौन सा? ये प्लेटें इधर से उधर, उधर से इधर क्यों जा रही हैं? कैसे जा रही हैं? किस वजह से जा रही होंगी? हाँ बिल्कुल सही बात, वही चीज है। देखो अब मैं एक ही बना रहा हूं, अब वो क्रस्ट मेंटल कोर सब आता है ना हमको। मैं कह रहा हूं कि ये भाई ये क्या है? प्लेट है, समझ गए ना? और ये पानी है इसमें, ठीक हो गया? पानी और जमीन दोनों होता है। और ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, इनर कोर है। ये तो आप समझ गए ना अब? ये ठीक है। अब मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा कि जो मेंटल वाला हिस्सा है, इस हिस्से में टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है ना? 1000, 1200, 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसको जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन मतलब गर्म होकर चीजें कहां की ओर उठना? ऊपर की ओर उठना। तो ये चीजें यहां से ऊपर उठती जाती हैं, ये चीजें यहां से ऊपर। वहां निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है। कहां? जमीन के अंदर। हमारे पास बहुत सारा मनोरंजन का साधन है, इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने क्या करना है? गर्म होना है, ऊपर जाना है, और ऊपर जाके क्या हो जाएंगे? ठंडे। और ठंडे का मतलब यहां पर हमारा वाला ठंडा नहीं, इनका अलग ठंडा है। इनका ठंडा क्या है? मान लो ये 1500 डिग्री है यहां पे टेम्परेचर, ऊपर कितना होगा? मान लो 1000 है। तो इसको कहेंगे वेरी वेरी हॉट, और इसको क्या कहेंगे? हॉट या वेरी हॉट। उनके हिसाब से वो ठंडा है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो गर्म चीजें हमेशा कहां उठेंगी? ऊपर। और उसके मुकाबले ठंडी चीजें नीचे। ये चलता रहता है। अगर इसको मौका मिल गया तो ये बाहर आ जाएगा। कई बार आता भी है, आपने देखा होगा ज्वालामुखी में। तो ज्वालामुखी जब हम पढ़ेंगे वोल्केनो तो और इजी हो जाएगा पढ़ना। तो अब होता क्या है, जब ये यहां से ऊपर गए और ऊपर जाके बाहर आने का इनको मौका नहीं मिला, तो नीचे वाला क्या कहेगा इनसे? भैया चलो हम भी आ रहे हैं ऊपर, हम भी गर्म है, तुम ही थोड़ी गर्म हो। वो तब तक क्या हो चुका होगा? वो
वो ठंडा हो गया, कहेगा तुम ही जो आओ यार, हम ही जो नीचे निकल लेते हैं, तो कहेगा साइड साइड हो जाएगा वो। अब वो जैसी साइड होगा कहेगा अच्छा मैं जो गर्म होके आता हूं, मैं काफी देर से ठंडा हो रहा हूं, है कि नहीं ऐसा? तो ठंडी चीजें नीचे और गर्म चीजें ऊपर, ये फिजिक्स का रूल है, केमिस्ट्री का रूल है, ये चलता रहता है सिस्टम, कहीं भी चलेगा ये, चाहे आप टायर में ले लो, कहीं ले लो, कुछ ले लो, कहीं। एग्जॉस्ट हम ऊपर क्यों लगाते हैं, कहां गया वो पीछे? कभी देखा कि एग्जॉस्ट को नीचे लगाया हुआ किसी ने? देखा कि एग्जॉस्ट को वहां लगा दें नीचे फर्श पे, क्योंकि गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे, होता ना फंडाई, इसीलिए वो बाहर की ओर फेंकेगा उसको। तो वही चीज है, तो यहां पर ऐसा ये नहीं, मेंटल में भी ठंडा होगा ना। ठंडे का मतलब वो ठंडा नहीं, भावना को समझो। ठंडे का मतलब उससे कम टेम्परेचर। मान लो यहां पर बहुत ज्यादा गर्म है, उससे थोड़ा कम हो गया, उसके मुकाबले ठंडा है ना, उसके मुकाबले विथ रिस्पेक्ट। तो इसीलिए किताब में लिखा रहता है वेरी वेरी हॉट एंड हॉट, ऐसे लिखा होगा, नीचे बहुत गर्म ऊपर कम गर्म, उसके मुकाबले। अब इसमें क्या है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके फिर वो जो मैग्मा एक का कन्वेक्शनल करंट है, संवहनी तरंगें हैं, वो ऐसे इधर को हो गई, फिर वो ऐसे आ गई। तो एक सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा? ऐसा चलेगा ऐसे। और बगल वाला तो कहीं पर ऐसे भी तो हो सकता है, कहीं पर ऐसे ऐसे भी हो सकता है, कहीं पर ऐसे ऐसे भी। तो ये बताओ जहां पर ऐसे हो रहा है, देखो, हाँ समझ गए ना आप? जैसे मेरा ये प्लेट है, दो प्लेटें, नीचे से संवहनी तरंगें ऐसे आ रही हैं, ऐसे दूर जा रही हैं, तो क्या ये इसको दूर कर सकती हैं? कर सकती है ना। इसको ऐसे सोचो ना, ये कई सालों लाखों में हो रहा है ये प्रोसेस, ऐसा नहीं कि उसने दूर किया, हमारे जैसे फिसल गए हम, फिर ऐसे हो गई, इस टाइप का नहीं है ये मतलब इतनी लंबी प्रोसेस है कि अगर जरा सा भी 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे हो गया तो हम तो घरों से भाग जाते हैं, समझ गए ना आप? और ये काफी नीचे हो रहा है तो इसका फर्क हमें उतना नहीं पड़ेगा ऊपर। तो ऐसे में जब ये ऐसे होगा तो क्या होगा? डाइवर्जेंस, अपसरण, और कहीं पर कन्वर्जेंस होगा। और कहीं पर ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें नहीं दिखा सकते, उसको 3D में ही दिखा सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, ट्रांसफॉर्म होगा नहीं होगा? तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है कि जो प्लेट्स हैं उनको मूव कराने के लिए कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं, तो उसका सबसे बढ़िया आंसर है संवहनीय मैग्मा तरंगें। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको कहते हैं कन्वेक्शनल मैग्मा करंट्स, ये। और इसको उसी के नीचे डाल देना जहां पर आपने लिखा होगा प्लेट मूवमेंट, प्लेटों में गति। प्लेट गति का कारण मैंने लिख दिया ये, ठीक है? तो ये वही चीज है, सारा खेल किस चीज का है? अंडे को आपने बॉईल किया, नीचे से उसको गर्मी हो गई, या तो अंडे को फाड़ देगा वो, या अलग अलग क्रैक्स आ जाएंगे उसमें, या वो बाहर आ सकता है। बस सारा खेल ही उसी चीज का है। एक कहानी जैसी बननी चाहिए। और दूसरा, अगर जिस दिन आपको ये लगने लगेगा ना कि आप किसी को कोई चीज समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो, तो समझ लेना उस दिन आप पास होने की कगार पे हो। मतलब जैसे मैंने चीजें आपको पढ़ा दी है, 2 क्लास होने वाली हैं, अगर आप किसी के सामने जाके या अपने आप में ही 15 मिनट इसमें बोल लो ऐसे ही अच्छे से कि यार ये ऐसा ऐसा है, ऐसा 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 है, तो समझ लो अब आप एग्जाम देने लायक हो गए हो। यही तो होता है मेन, समझ रहे हो ना? मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने वालों की खासियत ये होती है ना, क्योंकि वहां पर तो क्वेश्चन आता है और नहीं आता, दो ही चीजें होती हैं। इसमें कैसे पता चलेगा तुम्हें कितना आता है? इसमें कुछ आता है कुछ नहीं आता, पता चला एग्जाम में कुछ आया कुछ नहीं आया, गलत हो गया। तो इसमें आपका जितना एक्सप्लेन करने की क्षमता आपके अंदर आएगी, आप किसी से 10 मिनट बैठ के प्लेट्स के बारे में बात कर सको, 5 मिनट बात कर सकते हो, तो समझ लो आपका मेंस भी एक फ्लो के हिसाब से तैयार हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात आप? नहीं तो अगर आप बीच में रुक रहे हो, ये रुक रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो धीरे धीरे आएगा, एक साथ नहीं आता ऐसे, ठीक है? हाँ, क्या करो? कन्वेक्शनल मैग्मा करंट्स, संवहनी मैग्मा तरंगें,
ये प्लेटों में गति करने के लिए होती हैं। ये कहां से उठ रही होंगी? मेंटल से। अगर मेंटल ऑप्शन में ना हो तो हाँ एस्ट्रोनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। नहीं होगा ऐसा? क्या कोर से उठेंगे ये? नहीं। इतने नीचे से कैसे उठेंगी वो? ये तो लिक्विड फॉर्म में है, कल बताया था मैंने। ठीक है ना? कौन सा वाला? ये ऐसा है ना, ये मैग्मा है, इसका टेम्परेचर है 10 से 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस, है ना? मेंटल का ये 100 से 300 किलोमीटर का हिस्सा है। अब यहां पर जब टेम्परेचर ज्यादा है चट्टानों का, 1200-1500 डिग्री सेल्सियस है, तो वो चट्टाने गर्म होकर कहां की ओर? ऊपर की ओर जोर लगाएंगे ना वो। तो वहां से जो संवहनी तरंगों का मतलब क्या होता है ना, संवहनी तरंगें कुछ नहीं है। जैसे ये पानी है, इसमें मैंने पानी डाल दिया, इसमें गैस में रख दिया, इसके ऊपर आपने ढक्कन रख दिया, चाय बनानी है आपको। अब क्या होगा बताओ? जब यहां से आप पानी को गर्म करोगे तो थोड़ी देर में ढक्कन हिलने लगता है ना ऐसे, या नीचे गिर जाता है, या कुकर की सीटी आ जाती है, कोई भी चीज। तो जो बल है, जो फोर्स है, वो कहां से आ रहा है? आपने तो लगाया नहीं, वो आ रहा है कहां से? पानी से। पानी किस में चेंज हुआ? वेपर में, भाप में चेंज हुआ। अब वेपर हल्का होता है पानी से, तो वो ऊपर उठेगा। तो जो वेपर ऊपर उठ रहा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, वही कन्वेक्शनल करंट है, वही क्या है? संवहनी तरंग है। तो संवहनी तरंग है लिक्विड में कहीं पर भी, ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका होता है। जैसे जलवायु में भी पढ़ेंगे हम, हवा गर्म होकर संवहनी तरंगों के रूप में ऊपर उठती है, तो वहां भी होगा ये। बात समझ आई ना मेरी? जैसे आप कुकर में सीटी आ गई, कई बार सीटी बंद हो गई, सीटी क्या हो गई? सीटी बंद हो गई, कोई चीज लग गया उस पर, कुकर क्या हो जाएगा? फट जाएगा वो। क्यों? आपकी जो हीट है, वो जो आप पानी को दे रहे हो, वो वेपर में चेंज हो रहा है, वो कहीं जा नहीं पा रही है। सेम वही चीज है। तो संवहनी तरंगों का मतलब ये नहीं कि खाली मैग्मा में चलेगी, ये द्रव में, या द्रव टाइप या प्लास्टिक टाइप की स्टेज में ऊर्जा को, ऊष्मा को स्थानांतरित, ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका होता है। 3 चीजें पढ़ी है ना आपने। एक पढ़ा होगा आपने कंडक्शन, जिसको हम कहते हैं चालन, पढ़ा ना? एक पढ़ा होगा आपने कन्वेक्शन, जो ये है संवहन। और तीसरा एक और होता है, सूरज से गर्मी कैसे मिलती है आपको? रेडिएशन, विकिरण, जिसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, मीडियम की, होता है ना ऐसा। अब चालन क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही बात। छोटी मोटी चीजें हमें कम थोड़ा सा रहता है। जैसे चालन क्या है? आपने रॉड हाथ में रखी, आग में लगा दी, हो चिमटा जैसे होता है। और चालन में क्या होगा? चालन में वो चिपक चिपक के गर्म होता है। वो चालन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते, हाँ हीट ट्रांसफर होगी, वो उससे चिपक के उसे एक दिन आपका हाथ क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। हाँ होती ना ऐसी आवाजें आती, वो क्या है? वो चालन है। ये पानी वाला क्या है? ये कन्वेक्शन है। पानी तो नहीं आ रहा ना ऊपर, भाप ऊपर जा रही। और रेडिएशन, जो समझ में नहीं आता वही रेडिएशन है, मतलब विकिरण। उसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता है नहीं। जो सन से हीट आ रही है जा रही, वो क्या है? वो रेडिएशन है। वो हमारे, मतलब हम यूज नहीं करते ना उसको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि समझ में नहीं आता वो तीसरा वाला रेडिएशन। 3 ही प्रकार से हीट चेंज होती है, ट्रांसफर होती है। बात समझ में आई? तो ये है आपका कन्वेक्शनल मैग्मा करंट्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जब तीनों टाइप का मूवमेंट होगा, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म, तब जाके क्या क्या होगा, अर्थक्वेक कैसे आएगा, माउंटेन बिल्डिंग कैसे होगी, क्या होगा, कैसा होगा। तो आपको ब्रेक चाहिए कब? अभी ना? तो ले लेते हैं, फिर इसको मैं पूरा आज कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? कल नया टॉपिक होना जरूरी है। चलिए अब ठीक है।